Indian Navy inducted one more doctor as a climb doctor and I was inducted as a climber. को इसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ी? अब माउंट एवरेस्ट इट्स 8,000 मीटर पीक, डेथ जोन के ऊपर जाना होता है. वी नीड लॉट्स ऑफ ट्रेनिंग. लोग मुझे पूछते हैं कितने दिन लगे माउंट एवरेस्ट चढ़ने में. सियाचिन कितने हाइट पर है और कैसे प्रैक्टिस होगा? सियाचिन ग्लेशियर एक्चुअली दैट्स द हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड. आजकल जो भी लेह लद्दाख जाते हैं उनको खारदुंगला पास जाना होता है. क्रॉस दैट सियाचिन ग्लेशियर है इंडो पाकिस्तान के बीच में, बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर पे ही है. वो अननेम्ड पीक था जो हमने क्लाइंब किया. बात बात में कदम रखते हैं, सांस नहीं आती, थकान इतनी होती, लगता है यार मैं क्यों आया हूँ. अच्छी भली बॉम्बे में नौकरी चल रही थी, यहाँ क्यों आया हूँ. इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि मैं गया तो एज ए डॉक्टर था, बट मैं बन गया क्लाइंबर. मैं डॉक्टर था और मैं समिट लीडर बन गया था. मेरे ऊपर पूरी इंडियन नेवी की नज़र थी, मीडिया की नज़र थी. नॉर्थ का क्या है कि आप बेस कैंप में हैं 17,000 फीट की हाइट में, वहाँ पे आपको माउंट एवरेस्ट इतना बड़ा दिखता है. इट्स लाइक माउंटेन इज सेइंग भाई आजा, चढ़ सकता है तो चढ़ ले. उसको डेथ जोन क्यों बोलते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी हेल्प नहीं करते? ऑक्सीजन सिलेंडर्स बिल्कुल होते हैं, वो सिर्फ सपोर्ट करते हैं. मेरे साथ और भी मेरे कोलीग माउंटेनियर साथ में थे जो काफी लोग चढ़ नहीं पाए. 300 मीटर जो 3 किलोमीटर से ज्यादा लगता है. 4 माउंटेनियर्स की डेथ होगी साथ में, हमारे साथ क्लाइंब कर रहे थे. इसमें ना डॉक्टर का एक बड़ा एडवांटेज है, डेथ्स इतनी देखी होती है कि इट्स लाइक वो फीलिंग नहीं आती. तो वो जो डेथ्स होती है ऊपर डेड बॉडीज फिर कैसे? डेड बॉडीज ऊपर ही पड़ी हुई हैं, दे आर फ्रोजन. 4 डेड बॉडीज ऑन द रोड मिली थी. मेरे पास वीडियो फुटेजेस है, इंटरनेट पे टाइप करेंगे द ग्रीन बूट्स. ये 8,400 प्लस मीटर्स पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई, दैट इज एन इंडियन पर्सन. मेरा जो फ्रेंड था साथ में क्लाइंबर, तो वो कहता था यार कुछ तो है, देवी देवता पक्का होते होंगे यहाँ. गूज़ बम्प्स होते भी थे यार. somebody is there, somebody is watching us and somebody is helping us. उनकी आत्माएं हेल्प वो करती दिखते हैं लोगों को. खाने पीने क्या सिस्टम होता है? खाना इज रेडीमेड. मैगी सब जगह चलती है. अच्छा, मैगी ऊपर? आप मनाली जाओ, रोहतांग पास जाओ या माउंट एवरेस्ट बेस कैंप जाओ, ऑपरेशन थिएटर में हम लोग एक लाइट म्यूजिक हमेशा प्ले करते हैं. कहते हैं उससे माइंड सूद होता है. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, जिन्होंने इंडियन मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलप की थी. आई गॉट अ चांस टू मीट हिम. मेरा एक टैगलाइन मैंने बनाया है कि औरत का पेट किसी भी बीमारी की वजह से खुले ना, यानी उस पर चीरा ना लगे. माई टारगेट एंड ये टारगेट एक दिन अचीव होगा. हाय, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल. मैं आपका होस्ट दोस्त स्वागत करता हूँ आपका द हसल बसल शो पर, पावर्ड बाय नगारा स्टूडियोज, स्पॉन्सर्ड बाय गोल्डन बुक प्रोडक्शंस. Ex surgeon commander Indian Navy, director of Bhanu Hospitals Kullu Mandi and now in Chandigarh also. He's the first doctor to climb to summit Mount Everest on 18th May 2004 and was awarded Nausena Medal Gallantry Award by the then President Mr. APJ Abdul Kalam. He also has a company. He is a teacher in medical science in laparoscopy surgery by the name of Laparoscopy Lancer, which was also recognized by the present President of India. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं इन द मेडिकल फील्ड, इन द मेडिकल एजुकेशन फील्ड. लैप्रोस्कोपी में लैप्रोस्कोपी लैंसेस के नाम पे इनकी कंपनी है. एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही पेट्रियाटिक भी कह सकते हैं काम कर रहे हैं अपने देश के लिए. और रूरल इंडिया में जहाँ पर प्रॉबेबली मेडिकल सर्विसेज भी नहीं पहुँच सकती अच्छी तरह और बेसिक नीड्स भी नहीं मिल पाती लोगों को मेडिकल हॉस्पिटल्स में, डिस्पेंसरीज़ में, वहाँ पे जाके ये इंटीरियर्स ऑफ इंडिया में, स्पेशली हिमाचल में जाके ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. और आई बिलीव कि ये लोगों के सामने आना चाहिए बिकॉज ही इज़ एन एक्स नेवी ऑफिसर, सर्जन कमांडेंट. और बहुत इंटरेस्टिंग साइड है इनकी, जो लाइक बैक इन 2004 ही समिटेड द माउंट एवरेस्ट बिकॉज ही वॉज इन द इंडियन नेवी. दे वर ऑल स्पॉन्सर्ड, ही वॉज ऑल स्पॉन्सर्ड बाय द इंडियन नेवी ये एक्सपीडिशन करने के लिए. तो आओ जानते हैं इनकी इंटरेस्टिंग कहानी कि ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई. सो आई वुड लाइक टू वेलकम यू सर, डॉक्टर वाइकिंग भानु. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर अ वेरी नाइस इंट्रोडक्शन. बहुत ज़्यादा बता दिया आपने मेरे बारे में. इनफैक्ट आपने सब कुछ बता दिया, बस इतना रह गया कि मैं पैदा कहाँ पे हुआ था. नहीं सर, बहुत कम है आप. मैं तभी भी हम चाहते थे कि आप हमारे शो पर आए बिकॉज इतना मतलब इलस्ट्रियस करियर, इतनी इंटरेस्टिंग लाइफ और इतना आई वुड से कि बिहाइंड द सीन रह के आप काम कर रहे हो. हमें लगा कि आपको सामने आना चाहिए और आपकी कहानी सामने आनी चाहिए. बिकॉज लाइक आई सेड कि माउंट एवरेस्ट मैं आजकल देखता हूँ कि इट्स कोई भी बहुत
मतलब अच्छी बात है कि बहुत सारे लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, बहुत परसेंटेज बढ़ गई है, बट आपने बैक इन 2004 किया, ऑल्सो सर्विंग इन द नेवी। सो हम चाहते थे कि ये इंटरेस्टिंग चीज़ आपके हमारे लोगों के सामने आए, और मैं स्टार्ट करना चाहूँगा सबसे पहले आपके ये इंटरेस्टिंग नाम से, डॉक्टर वाइकिंग भानु। ये आप पूरे इंडियन हैं, लेकिन ये एक विदेशी नाम कहाँ से आया, किसने डाला? पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं सर। वाइकिंग भानु एक्चुअली लगता सबको ऐसे है कि जैसे मैं स्कूल भी जाता था तो आता था कि कोई वाइकिंग नाम का लड़का आ रहा है, उनको लगता था कोई जायंट होगा, वाइकिंग्स टाइप का, नॉर्वे से आएगा, सी पायरेट टाइप का, यानी कुछ ऐसा होगा। और अचानक मुझे देखते अरे यार ये छोटू सा ये वाइकिंग। तो वाइकिंग नाम की कहानी ऐसी है कि आई वॉज बॉर्न इन 1976। दैट टाइम आपने सुना होगा मार्स मिशन गया था अमेरिका का। दैट टाइम आई वॉज बॉर्न इन द सेम मंथ। तो वाइल आई वॉज बीइंग बॉर्न, मैं मदर हॉस्पिटलाइज थी, माई फादर वॉज लिसनिंग टू अ रेडियो कमेंट्री। दैट टाइम रेडियो चलता था शॉर्ट वेव पर। तो दैट टाइम दे वर डिस्कसिंग दिस अबाउट दिस वाइकिंग दैट वॉज गोइंग टू मार्स। दैट वॉज बेसिकली वाइकिंग 2। अच्छा। सो दैट टाइम आई वॉज बॉर्न, तो फादर फेल्ट दैट दिस इज द राइट नेम, तो उन्होंने मेरा नाम वाइकिंग रख दिया। जबकि इससे मेरे घर में, मेरे रिश्तेदारों में बहुत प्रॉब्लम थी कि यार ये क्या नाम रख दिया। एंड बेस्ट पार्ट वाज माय फादर्स नेम वाज शिवदयाल भानु, और घर वालों ने मेरा नाम गणेश रख दिया था। तो आई एम नॉट गणेश, आई एम वाइकिंग भानु। वाइकिंग भानु, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं कह सकता हूँ कि अनस्टॉपेबल वॉरियर, या है ना? एग्जैक्टली, अनस्टॉपेबल वॉरियर। फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि वो ट्रेड्स आप में बखूब आए शायद नाम की वजह से। नाम की वजह से, जो आपको इतना निडर और इतना बेबाक बना के कि आपको वो माउंट एवरेस्ट ही क्लाइम करा गया, कह सकते हैं। मुझे भी कई बार ऐसा लगता है, बोलते ना नाम में क्या रखा है, मुझे लगता है नाम में काफ़ी कुछ रखा होता है। नाम में वो एनर्जी ने आपका सारा चेंज किया। यस यस सर, ट्रू। तो ये वाइकिंग जी, ये आपके जज्बे ने आपको माउंट एवरेस्ट तक समिट करवा दिया। सो बताइए हमें कि कहाँ से शुरू हुआ? ये आप नेवी में थे पहले कि ये बाद में हुआ? नहीं, मैं एज ए इंडियन नेवी ऑफिसर ही माउंट एवरेस्ट चढ़ा हूँ। कहानी ये 2022 की, जब मैं कमीशन हुआ था एज अ रेगुलर नेवी में ऑफिसर था और डॉक्टर। फिर उसके बाद क्या हुआ कि नेक्स्ट ईयर यानी 2003 में एडमिरल माधवेंद्र सिंह, दैट टाइम चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे, तो उनका होता नहीं, अब बड़े लोग हैं, दे हैड एन आइडिया दैट इंडियन नेवी शुड क्लाइम माउंट एवरेस्ट, दैट टू फ्रॉम द नॉर्थ फेस, बिकॉज नॉर्थ फेस यानी तिब्बत साइड से कोई भी आर्म्ड फोर्सेस ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने क्लाइम नहीं किया है। तो ही हैड अ विजन एंड ही वॉज लुकिंग फॉर ऑब्वियसली कौन चढ़ेगा, ठीक है। एंड आई वॉज इंडक्टेड एज अ डॉक्टर। तो बस डॉक्टर से कब क्लाइंबर बना और कब मैं फर्स्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड टू क्लाइम बन गया, एंड आई बिकेम द फर्स्ट नेवल पर्सनल इन द वर्ल्ड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ऑल्सो। तो ऐसी कहानी थी, शुरुआत ऐसी थी एडमिरल माधवेंद्र सिंह की वजह से। वाओ। सो जब वो रात आपको पता चला कि यू आर क्लाइंबिंग द माउंट एवरेस्ट, आप सेलेक्ट किए गए हैं, तो वो फिर उसके बाद कैसे प्रोसेस हुआ, और फिर आगे कैसे पूरा प्रोसेस और पूरा सिस्टम चला जिसमें आपने ट्रेनिंग करी, और क्या ब्रीफिंग थी और क्या था वो सब? ब्रीफिंग, एग्जैक्टली। बीइंग इन द आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन नेवी, ब्रीफिंग बहुत ज़रूरी होती है। इनिशियली वी डिड माउंटेनियरिंग कोर्सेज, पता नहीं था कि कौन सेलेक्ट होगा। दे वर हंड्रेड्स एंड somehow people were shortlisted and the team of around 15 was made कि ये लोग सबमिट कर सकते हैं। Then we तो the feeling was like माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, कैसे होगा, and I was the doctor over there and it was 100% sure। जैसे आप सबको पता है कि डॉक्टर बेस कैंप तक ही लिमिटेड रहते हैं, they are not the front line warriors। अच्छा। तो मैं बेस कैंप के लिए डिज़ाइन था, मैंने ट्रेनिंग की। तो ट्रेनिंग जब हमारे बाकी क्लाइंबर्स करते थे तो मैं भी साथ में ट्रेनिंग कर लेता था कि चलो यार मैं भी करके देखता हूँ। एंड समहाउ थिंग्स वेंट सो राइट, किस्मत बोल सकते हैं, कि मैं उनके बराबर और समटाइम्स मैं उनसे बेटर क्लाइंबिंग कर लेता था। इट्स लाइक रॉक क्लाइंबिंग होगी, जुमारिंग होगी, ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्टिविटीज दैट वी डू इन माउंटेनियरिंग। सो आई वाज डूइंग वेरी वेल। देन वी क्लाइंब्ड वन पीक, देन वी क्लाइंब सेकंड पीक, लाइक हम सासर कांगड़ी चढ़े, नंदा देवी मैसिव में इन उत्तरांचल। उसके बाद एक्सपीडिशन स्टार्ट हुए, तो आई वेंट एज अ डॉक्टर। तो क्लाइंब हो रहा था, तो आई ऑल्सो क्लाइंब्ड अ बिट एंड द टीम लीडर्स सॉ कि यार ये तो डॉक्टर कम क्लाइंबर ज़्यादा बेटर है। तो वी क्लाइंब्ड 3 peaks बिफोर दैट, कामित अभिगामिन, सासर कांगड़ी एंड इन नंदा देवी मासिफ में, दैट इज़ इन उत्तरांचल।
तो समहाउ ऐसे कहानी बनते 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 उनको लगा कि यार ही इज़ अ बेटर क्लाइंबर, सो द इंडियन नेवी इंडक्टेड वन मोर डॉक्टर एज अ डॉक्टर एंड आई वाज इंडक्टेड एज अ क्लाइंबर. ओके. तो दैट्स हाउ द स्टोरी वेंट एंड फाइनली. सो ये मैं कह सकता हूँ कि आपकी ट्रेनिंग जो थी वो नेवी की ही ट्रेनिंग थी, और कि आपको इसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ी प्रायर टू द क्लाइंब? एग्जैक्टली. अब माउंट एवरेस्ट इट्स अ 8000 मीटर पीक, डेथ जोन के ऊपर जाना होता है, तो वी नीड लॉट्स ऑफ ट्रेनिंग. क्योंकि लोग मुझे पूछते हैं कितने दिन लगे माउंट एवरेस्ट चढ़ने में, तो इसका जवाब है कि मुझे 2.5 साल लगे. लोग बोलते 2.5 साल क्या कर रहे थे? ऑब्वियसली ट्रेनिंग कर रहे थे. जैसे मैं एक सर्जन हूँ, सर्जन एक दिन में तो नहीं बनोगे ना, 3 साल ट्रेनिंग होगी उसके बाद बनते हैं. तो इट वॉज लाइक दैट. तो 2.5 साल में ट्रेनिंग, फिजिकल, मेंटल, यस सब ट्रेनिंग आपने? यस, फिजिकल, मेंटल ट्रेनिंग, एवरीथिंग, एंड इट वाज लाइक अ कमांडो ट्रेनिंग. हाँ. तो वी एंड्योर विद दैट एंड आई एक्चुअली एंजॉयड इट. वो अपना नेवल बेस में ही रह के आपने वो ट्रेनिंग की? नहीं, इट्स नॉट नेवल बेस. हम लोग सियाचिन ग्लेशियर भी गए इसके लिए. अच्छा. हम लोग उत्तरांचल भी गए बिकॉज वी नीड माउंटेन्स, वी नीड स्नो इन आइस. तो नेवी एंड वी वर ऑलवेज अंडर वन क्वेश्चन कि भाई नेवी है, समुंदर के पास, बॉम्बे में रहो, मजे की जिंदगी रहो, कहाँ चढ़ रहे हो? तो वी वर इन वाइट यूनिफॉर्म इन सियाचिन ग्लेशियर. दैट वाज इंटरेस्टिंग. सियाचिन ग्लेशियर में माउंट एवरेस्ट से पहले आपने सियाचिन ग्लेशियर पे प्रैक्टिस की. यस. वो बताइए, सियाचिन का कुछ बताइए कि सियाचिन कितने हाइट पर है, सियाचिन कहाँ है और कैसे प्रैक्टिस हुई? सियाचिन ग्लेशियर एक्चुअली दैट्स द हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड. ये लद्दाख में है. लाइक आपने खारदुंगला पास सुना होगा. आजकल जो भी लेह लद्दाख जाते हैं उनको खारदुंगला पास जाना होता है, बाइकर स्पेशली. ठीक है. तो अक्रॉस दैट सियाचिन ग्लेशियर है, इंडो पाकिस्तान के बीच में. एंड वहाँ पे इंदिरा कॉल नाम की जगह है जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है. ओके. तो वो दैट इज कवर्ड विद स्नो एंड आइस. एंड उसको इम्पोर्टेंस क्या है कि वहाँ पे पाकिस्तान की शेलिंग होती है. अच्छा. तो इसलिए वो इम्पोर्टेंस है उसका. बट इट इज पाकिस्तान बॉर्डर वहाँ से बहुत पास है? यस, बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर पे ही है वो. ठीक है. बिकॉज जो पीओके में जो माउंटेन्स है वो बिल्कुल उसके बगल में लगते हैं. तो दैट इज़ अ वेरी गुड ट्रेनिंग एरिया फॉर माउंटेनियरिंग थिंग्स. बिकॉज वहाँ पे सियाचिन बेस कैंप बोलते हैं उसको, जो पूरे नॉर्दर्न टेरिटरी ऑफ इंडिया को मॉनिटर करता है. ओके. तो ये हो गई आपकी सियाचिन में ट्रेनिंग. यस. आई वुड से कि बहुत टफ रही होगी बिकॉज Yeah. बहुत जियोग्राफिकली भी बहुत थोड़ा अनसेफ है वो इलाका. जोग्राफिकली भी है और ऊपर से दैट टाइम पाकिस्तान वाज वेरी एक्टिव. पाकिस्तान वाज वेरी एक्टिव. सो और कौन सी पीक्स थी? आपने पहले 3 पीक्स का नाम लिया जो कि यस आपने किया पहले. हाँ, इट वाज सासर कांगड़ी 4, इट वाज माउंट आबिगामिन. हाँ. एंड एक कोंचुक छो करके नाम रखा था, वो एक अननेम्ड पीक था जो हमने क्लाइम किया था. सो ये 3 पीक्स है. अगर किसी को सबमिट करना है तो पहले ये 3 पीक्स. नॉट एग्जैक्टली, इट्स लाइक इस लेवल की ट्रेनिंग होनी चाहिए. इस लेवल की ट्रेनिंग होनी चाहिए. माउंट एवरेस्ट अगर सबमिट आप यस ट्राई करने जा रहे करना हो चाहते हो तो ये 3 पीक्स जो आप कह रहे हो ये जरूरी है करनी, या मतलब ये प्रैक्टिस के लिए? डिपेंड्स. कुछ लोग यानी थोड़ा सा प्रैक्टिस करके चढ़ सकते हैं, कुछ लोगों को पूरी जिंदगी लग जाती है, वो नहीं चढ़ पाते. ऐसा भी होता है. सो डू यू थिंक इट इज मोर ऑफ मेंटल रेजिस्टेंस देन फिजिकल? यस एग्जैक्टली, मोर ऑफ ए मेंटल थिंग. क्योंकि बात में कदम रखते हैं, सांस नहीं आती, थकान इतनी होती, लगता है यार मैं क्यों आया हूँ. अच्छी भली बॉम्बे में नौकरी चल रही थी, यहाँ क्यों आया हूँ. तो वो मन में बार बार थॉट आता था. एंड डिफिकल्टी इतनी हो जाती थी कि यार आप समझिए सब जीरो टेम्परेचर में लोड उठा के चले हैं, और उस लोड उठाने के एक्स्ट्रा ना को आपको कोई मॉनिटरी गेन है, कोई रिकॉग्निशन नहीं है, और आप क्रेवास में गिर गए, मर गए, कोई पूछेगा भी नहीं. को पूछेगा भी नहीं, और आप उस टाइम पे वापस भी नहीं मुड़ सकते. यस एग्जैक्टली, वापस भी नहीं मुड़ सकते. दैट इज ट्रू. और माइंड कह रहा होता है, ब्रेन कह रहा होता है कि वापस मुड़ जाऊं. यस. पर और बॉडी भी जवाब दे रही होती है. और आप एक बीच में आप फंसे हुए हो, ना आप आगे जा सकते हो ना आप पीछे जा सकते हो. तो इट्स लाइक, तो वो क्या मोटिवेशन आती है उस टाइम? दैट टाइम एक्चुअली जब हम ये कर रहे होते हैं तो मेरे मन में आता था व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग. तो मेरे मन में एक किसी फिल्म का डायलॉग था, ये बार बार मैं ना, जैसे आज 3 इडियट्स में नहीं, ऑल इज वेल ऑल इज वेल, मैं अपने माइंड में यही बोलता रहता था, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग. तो इसने मुझे बड़ा हेल्प किया. अच्छा, यही चीज़. यस. तो आप जब बेस कैंप में पहुंच गए, मैं वहाँ से स्टार्ट करता हूँ. हाँ जी. बेस कैंप में आप लोग पहुंच गए, आपको पता है कि हमने समिट, आई थिंक वहाँ पे भी एक्लामेटाइज करने के लिए 2-4 दिन आपको रोकते हैं. नहीं, ज़्यादा दिन रोकते हैं. 2 वीक्स. एंड एक्लामेटाइज में ऐसा भी नहीं होता कि आप बैठे हुए हैं. यू हैव टू कीप क्लाइंबिंग एवरी डे. यानी 1000 फुट चढ़ोगे उतरोगे, वो चलता रहता है. तो वो दिन आ गया जिस दिन आपने स्टार्ट करना है. यस. सो वो सब कुछ सामान पैक हो गया, वो दिन आ गया कि आपने आज क्लाइंब शुरू करना है. वो कैसी फीलिंग थी और वो
क्या इंस्पायर क्या कर रहा था आपको, और रास्ते में बताइए कि वो जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और उसके आगे फिर कैसे? तो इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि मैं गया तो एज ए डॉक्टर था, हाँ। बट मैं बन गया क्लाइंबर। एंड हालातों को देखते हुए माय टीम लीडर, द अदर पीपल, दे सॉ कि यार अब माउंट एवरेस्ट में ऐसा होता है ना कि टीम का एक लीडर बनाया जाता है, यू कॉल इट द समिट लीडर, जो पहले चढ़ेगा। तो आई वॉज मेड द समिट लीडर। तो मैं डॉक्टर था और मैं समिट लीडर बन गया था। तो दैट वाज एन वेरी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। यानी मैं सोच रहा था यार मैं डॉक्टर आया था, अब मैं क्लाइंबर बन गया हूँ, एंड आई हैड द इंडियन फ्लैग एंड द इंडियन नेवी एनसाइन विद मी, जिसको मैंने माउंट एवरेस्ट के टॉप पे लगाना था। एंड दैट वाज एक्चुअली, यानी ऐसा लग रहा था यार ये, यानी मैं कोई बहुत ही पेट्रियाटिक काम करने जा रहा हूँ। बिल्कुल। एंड मेरे ऊपर पूरी इंडियन नेवी की नज़र थी, द मीडिया की नज़र थी, एंड उसका प्रेशर तो था ही था, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। फिर मेरे साथ जो मेरे बाकी कोलीग्स थे उनको लगता था यार तू कर लेगा, आराम से कर लेगा। एंड ये तो मेरे मन में चल रहा था ना कैसे कर लूँगा। इट्स और वो उस टाइम पे वो मैटर ऑफ प्राइड भी था, बिकॉज दैट वाज अ मैटर ऑफ प्राइड। जैसे आप बता रहे हो कि उस टाइम पे सियाचिन का जो इंडो पाक का कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा था, उस टाइम पे एक आई थिंक गवर्नमेंट्स का एक लाइक शो ऑफ पावर भी था, डिस्प्ले ऑफ पावर। यस, ये भी समझ लीजिए। हमारी आर्मी और नेवी ये पीक्स इस तरह से क्लाइम कर सकती है। सो आप मुझे बता रहे थे कि आपने इनफैक्ट इवन टफेस्ट क्लाइम किया फ्रॉम द तिब्बत साइड, द नॉर्थ फेस। हाँ, नॉर्थ फेस। सो वो उसका बताइए कि वो नॉर्थ फेस और फ्रॉम नेपाल साइड साउथ फेस, जो रेगुलर साउथ फेस, रेगुलर फ़र्क क्या है, और आपने टफ वाला क्यों किया? टफ वाला एक्चुअली मैंने नहीं किया, तो नेवी थॉट कि वील डू द टफर थिंग, हाँ, है ना। तो ये होता ही ना कि हम सबसे मुश्किल काम हम ही करेंगे। तो वी वर इंडक्टेड फॉर दैट, वी ट्रेंड वेरी हार्ड फॉर दैट। एंड नॉर्थ फेस की प्रॉब्लम क्या है कि इट्स मोर ऑफ अ वर्टिकल क्लाइम। अच्छा। एंड फ्रॉम द नॉर्थ फेस दे कॉल इट ब्लैक माउंटेन। माउंट एवरेस्ट ना आपके सामने ऐसे दिखता है, इतना बड़ा। अच्छा, तो नॉर्थ फेस से साउथ से जब जाते हैं इट्स लाइक आप खुम्बुआ आइस फॉल ऐसे ऐसे करके जाते हैं, तो आपको धीरे 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 माउंट एवरेस्ट दिखेगा, आप यू कीप ऑन गेनिंग हाइट। बट नॉर्थ का क्या है कि आप बेस कैंप में है 17,000 फीट की हाइट में, वहाँ पे आपको माउंट एवरेस्ट इतना बड़ा दिखता है। इट्स लाइक माउंटेन इज सेइंग भाई आजा, चढ़ सकता तो चढ़ ले, अच्छा, है ना। तो दैट इज मोर डेंजरस एंड इट इज रॉक एंड आइस फ्रॉम द नॉर्थ फेस। सिर्फ स्नो पे चलना इट इज इजी, रॉक एंड आइस फ्रॉम द नॉर्थ या फेस। नॉर्थ में रॉक, एंड यू आर वेयरिंग क्रैम्पॉन्स, एक जूते जो होते हैं जिसमें कीलें होती हैं। आपको रॉक पे भी उसी पे चलना है लोहे के जूतों से, और आइस पे भी उसी लोहे के जूतों से चलना है। तो दैट मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट। ओके, फ्रॉम द नॉर्थ साइड। यस, थोड़ा वर्टिकल भी है। या वर्टिकल है बिल्कुल, वर्टिकल बिल्कुल। हाँ काफ़ी। और 45 डिग्रीज कह सकते हैं? नहीं 45 तो नहीं होता, इट्स लाइक 35, 40, समटाइम्स 70 डिग्रीज, समटाइम्स 90 डिग्रीज भी आ जाता है। देयर वी हैव टू पुट रोप्स एंड देन क्लाइंब। और उस टाइम पे आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट था नेवी की तरफ से? हमारे पास नेवी की तरफ से हमारे पास दैट टाइम लेटेस्ट वर्ल्ड का लेटेस्ट इक्विपमेंट हमारे पास में था। ओके, और कैसे क्या क्या चीज़ें थी इक्विपमेंट में? इक्विपमेंट इज लाइक माउंटेन हार्डवेयर में लोगे तो आप टेंट्स होगी, आइस एक्सिस होगी, क्रैम्पॉन्स होगी, जो हमारे जो ड्रेस हम पहनते थे फर वाले डाउन फेदर के होते थे, वो भी यानी बेस्ट इन द क्लास थे दैट टाइम के। सो दैट हेल्प्ड अस अ लॉट। बट एक्चुअली ऐसा है कि सिर्फ वही मैटर नहीं करता है, आपके अंदर क्या चल रहा है वो ज़्यादा मैटर करता है। वो चीज़ें हैं। ओके ओके। तो उसके बाद आपने उसको जब क्लाइंब शुरू हो गया आपका माउंट एवरेस्ट का, तो ऊपर कैसे एक्सपीरियंसेस थे? बिकॉज आप लोग सब साथ में चल रहे थे कि अलग अलग चल रहे थे? नहीं, इट्स लाइक माउंट एवरेस्ट इज़ अ स्टेज्ड क्लाइंबिंग होती है। बेस कैंप से 6 कैंप्स और ऊपर होते हैं। तो एक टीम जाती है, इट्स लाइक बेस कैंप से आप फर्स्ट कैंप तक जाते हो, तो इट्स नॉट लाइक गए और नेक्स्ट गए, नेक्स्ट गए, नेक्स्ट गए, ऐसे नहीं होता है। आप 3 बार एक कैंप पे जाओगे, वापस आओगे, फिर अगले कैंप में 3 बार चढ़ोगे, फिर वापस आओगे। इट्स लाइक ग्राफ ऐसे 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 करके चलता है, तो वही यानी थका देता है। इट्स लाइक 15 डेज तक आप यही करते रहते हो। हमें भी लगा यार दिस इज स्टूपिड, सीधे चढ़ते हैं ऊपर को, बट ऐसा नहीं होता। यू हैव टू एक्लेमेटाइज एट दैट हाइट्स ऑल्सो। एंड जो फाइनल समिट अटेम्प्ट है वो लास्ट कैंप से होता है, दैट इज 8,300 मीटर्स की हाइट से। ओके ओके। तो दैट इज वेरी टिपिकल ऑफ क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट। सो टू एंड फ्रो है, आप ऑन द वे यस सेगमेंट्स में चढ़ते हो, यस, यू गो, यू कम बैक, यस यस, then from there you go ahead and then come back. yes, exactly, And that's how you are acclimatizing. Yes, By the time you reach 8,000 feet, yes, then from the last
distance which यस is यू आर left. रेडी फॉर द फाइनल अटेम्प्ट, Final attempt. उसको सबमिट अटेम्प्ट। वो सबसे डेंजरस होता है वो या पीरियड. वो सबसे डेंजरस होता है, डेथ सारी वहीं पे होती है, बिकॉज डेथ्स की बात भी करेंगे हम. डेथ जोन बोलते हैं उसके ऊपर। वो डेथ जोन है वो. यस तो डेथ जोन में उसको डेथ जोन क्यों बोलते हैं, और वहाँ पे कितना फ्रीक्वेंट है डेथ्स होना? हाँ, तो एग्जैक्टली डेथ जोन क्यों बोलते हैं, बिकॉज एट दैट लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाती है। जैसे एज यू क्लाइंब हो ऑक्सीजन की प्रेशर कम कम होना शुरू करता है, तो हमारे ब्रेन को क्या होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो ऑक्सीजन अंडर प्रेशर, आप मास्क लगा लोगे तो वो अंडर प्रेशर नहीं है। प्रेशर मतलब जर्नल प्रेशर जो आपके लंग्स में जा रहा है। जैसे हम पेशेंट को बेहोश करते हैं तो गले में ट्यूब डाल के उसे ऑक्सीजन देते हैं, ये बेहोश आदमी को आप मास्क लगा देंगे तो ऑक्सीजनेशन नहीं होती। तो उस लेवल पे ऑक्सीजन प्रेशर इतना कम हो जाता है, बॉडी की ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होती है कि आपका जो मोस्ट वनरेबल टिश्यू है बॉडी का वो ब्रेन होता है। तो ब्रेन का जो ग्रे मैटर है वो मरना शुरू कर जाता है। तो दैट इज व्हाई एट दैट ऑल्टीट्यूड कंफ्यूजन, हेलुसिनेशन स्टार्ट हो जाती है। तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी हेल्प नहीं करते? ऑक्सीजन सिलेंडर्स बिल्कुल होते हैं, वो सिर्फ सपोर्ट करते हैं आपको। जैसे मैंने बताया, वो लंग्स के अंदर में हवा फेंक नहीं रहे, वो सिर्फ एनवायरनमेंट दे रहे हैं, लेकिन प्रेशर उतना ही होता है। दे ओनली इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन, नॉट द प्रेशर। सो मैं कह सकता हूँ कि द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है वहाँ पे. यस, एंड इट इज द माउंटेन हु डिसाइड्स हु विल क्लाइंब। Who will climb? Exactly. So you are not the one who's taking decision. Exactly. पहाड़ आपको इजाजत देगा तो आप ऊपर चढ़ पाएंगे. यस, अगर पहाड़ चाहेगा तभी आप चढ़ सकते हैं। आप अपने से कितने भी फिट हो, हमारे साथ में मरीन कमांडोज भी थे, हमारे पास बास्केटबॉल प्लेयर्स, एथलीट्स भी थे, वो बेस कैंप तक भी नहीं चढ़ पाए। मरीन कमांडोज भी. यस एग्जैक्टली, वाओ. बिकॉज उनका एनवायरनमेंट अलग है। जैसे ही ऑक्सीजन कम हो जाता है ना, तो बॉडी का बिहेवियर बदल जाता है। सो मैं ये कह सकता हूँ कि 8000 फीट पे एक ह्यूमन माइंड बॉडी एक अलग डायमेंशन पे होती है. एग्जैक्टली और वो एक इंसानी रूप में नहीं आप फील कर रहे होते, आपको कुछ ऊपरली लग रहा होता है, शक्ति आपको चला रही है. बिल्कुल बिल्कुल, हर कदम में। इसलिए जब आप क्लाइंब करते हैं ऐसा लगता है मुझे दमा हुआ है और दमे के मरीज से आप फुटबॉल खिला रहे हैं, वैसी हालत होती है शरीर की। और बात बात पे लगता है भाई मैं क्यों आया यार, नीचे बढ़िया चल रहा था। ये है। वो रिग्रेट होता है. रिग्रेट हर कदम पे होता है, हर कदम पे होता है. हर कदम पे होता है। सो लेकिन वो रिग्रेट ऐसा होता है कि नॉर्मल लाइफ में तो आप करेक्ट कर सकते हो, पर इधर आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो फिर वो क्या मोटिवेट करता है? सर्वाइवल मोटिवेट करता है कि आपका जो रिबेल है अंदर जिसके लिए आप आए हो वो मोटिवेट करता है? क्या कॉज है जो उस टाइम पे आपको यही है जो रेबल आप कह रहे हैं ना कि भाई मुझे चढ़ना है तो चढ़ना है, बस वही होता है। एंड मोस्ट ऑफ दी डेथ्स जो होती हैं वो इसी की वजह से होती हैं। बॉडी साथ नहीं दे रही, फिर भी आप ऊपर चढ़ रहे हैं, बिकॉज चढ़ते चढ़ते और वीक होते जाते हैं। अगर आपके पास रिटर्निंग की कैपेसिटी नहीं है, तेल खत्म हो गया ऐसे समझ लीजिए, तो आप ऊपर ही रह जाते हैं। बट डोंट यू थिंक कि ये एक राइट रिबेल होना ठीक है, बट अगर इन इफ आई से इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड कि आपको डिसीजन राइटली लेना चाहिए वहाँ पे कि इट्स ओके, ये मेरा पैशन था या ये मेरी कॉलिंग थी या जो भी मेरा रिबेल था अंदर, बट अब मुझे वापस चले जाना चाहिए एटलीस्ट जानते हुए नहीं एग्जैक्टली मेरे साथ और भी मेरे कोलीग्स या माउंटेनियर साथ में थे जो काफ़ी लोग चढ़ नहीं पाए। सबको यही होता यार चढ़ना था बट बॉडी ने साथ नहीं दिया। सो एक तो थे मेरे साथ में, उनके फिंगर्स में फ्रॉस्ट बाइट भी शुरू हो गया था, उनको रिटर्न करना पड़ा। यानी उनके मन में वो मलाल बोलते हैं ना, अभी भी यार मैं काश चढ़ जाता। देखने को तो 300 मीटर ही बचा था, लेकिन वो 300 मीटर जो 3 किलोमीटर से ज़्यादा लगता है उस तो वो 300 मीटर्स रह गया था, वहाँ से वापस आए। यस, वापस आना बिकॉज ही हैड अ फ्रॉस्ट बाइट। यस, और अगर वो वापस ना आते डेथ हो जाती। डेथ डाइज। और हमारे यानी साथ में जो और कंट्रीज के एक्सपीडिशन भी थे, वी हैड अ कोरियन एक्सपीडिशन, उनकी 4 माउंटेनियर्स की डेथ होगी साथ में, हमारे साथ क्लाइंब कर रहे थे, वो रह गए, हम उनको छोड़ के आ गए। मतलब आपके फ्रेंड्स ही कह सकते हैं? फ्रेंड्स ही, हाँ। आप बात कर रहे थे, बेस कैंप में मिल रहे थे? यस, हम सब कुछ डाइड। हाँ, यस। कैसा लगता है जब कोई डेथ होती है ऐसे जिसको आप जानते हो? इसमें ना डॉक्टर का एक बड़ा एडवांटेज है। हाँ। कम वक्त मन को लगता ही नहीं है कि कोई मर गया करके, कोई रह गया करके। वो आपने डेथ इतनी देखी होती है कि इट्स लाइक वो फीलिंग नहीं आती है। बट इतना है कि चलो एक फ्रेंड था, शॉर्ट टाइम के लिए बना था, वो बेचारा रह गया, दुख तो होता ही है। एंड मुझे भी लोग बोलते थे यार क्यों जा रहा है, क्यों चढ़ रहा है वहाँ पे, क्या तुम्हारी फैमिली तुम्हें अलाउ कर रही है? ऐसी चीज़ें थी। तो वो जो डेथ्स होती है ऊपर डेड बॉडीज फिर कैसे? हाँ, डेड बॉडीज जो है वो डेड बॉडीज ऊपर ही पड़ी हुई हैं। ओह माय गॉड। 8000 मीटर्स के ऊपर में दे आर फ्रोजन। एंड आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे 4 डेड बॉडीज ऑन द रोड मिली थी और शायद मैं ही था, उनको मैं फिल्म करके लाया था, मेरे पास वीडियो फुटेजेस है उनकी।
आपके पास है वीडियो फुटेज? मेरे पास बिल्कुल वीडियो आप फुटेज प्लीज हमें दीजिएगा। या श्योर। एंड दैट टाइम का कैमरा वो सोनी का हैंडीकैम होता था, ओह शिट। एंड बैटरी यानी बैटरी जो है हार्डली यानी 15 मिनट में नहीं चलती थी, तो वी हैड टू कीप द बैटरीज इनसाइड ताकि वो चले, लिथियम बैटरीज दैट टाइम जो नई नई आई थी। ओके। एंड आपने एक और चीज़ सुना होगा, अगर आप इंटरनेट पे टाइप करेंगे द ग्रीन बूट्स, आप ये टाइप करना, अगर आप सुन रहे हो ग्रीन बूट्स टाइप करना, इट इज़ ट्रेंडिंग ऑन द इंटरनेट। ये 8400 प्लस मीटर्स पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई, दैट इज़ एन इंडियन पर्सन। ओके। ही डाइड देयर। उनके जूते जो हैं क्लाइंबिंग शूज़ ग्रीन कलर के थे, तो ही इज़ डाइंग ऐसे लेटे हुए थे हमारे टाइम भी। एंड उनका जो जूता था वो बाहर की तरफ यानी जो क्लाइंबिंग रूट है उसमें आया हुआ था, वो ग्रीन कलर का था। तो मैंने उनकी वीडियो भी शूट की थी और दैट टाइम मुझे पता नहीं था वो कौन है क्या है करके, ये बाद में पता लगा। पर आज की डेट में 20 साल बाद भी वो अभी सॉर्ट ऑफ ट्रेंडिंग ही बोल सकते हैं। Green ग्रीन boots, बूट्स टाइप because करना ऑन एवरेस्ट। बॉडीज भी, इट इज़ प्रिजर्व्ड बिकॉज टेम्परेचर ही इतना, यस तो बॉडीज को कुछ होता नहीं है। या एंड कुछ लोग कहते हैं कौवे नहीं होते, मैं कहूँ उस ऑल्टीट्यूड पे कौवे कैसे जाएंगे, हवा ही नहीं है। कैसे होंगे, कुछ नहीं है हवा ही वहाँ पे। नहीं है, दे आर प्रिजर्व्ड। तो बॉडीज प्रिजर्व्ड है जिनकी डेथ हुई है। यस, ओनली दे आर मार्बलाइज्ड, वाइट हो जाते हैं सन के उससे ना, वो रंग उड़ जाता है। बट उनकी फैमिलीज को ऑब्वियसली ये पता होता होगा कि Yes, बॉडीज yes, ऊपर से ऊपर पड़ी हुई है, प्रिजर्व्ड है, एग्जैक्टली, पर कोई But उसको वो ला कुछ- नहीं सकता। कोई ला नहीं सकता। आप खुद ही नीचे आ जाएं वही बहुत है, बिकॉज एट दैट ऑल्टीट्यूड ना हेलीकॉप्टर वहाँ लैंड कर सकता है, ना एरोप्लेन, ना कुछ, बिकॉज उसके लिए हवा चाहिए ना। आपको लगता है, सो थिन। आपको लगता है कि कोई ऐसी स्टोरी आपको पता हो कि किसी की पेरेंट की या किसी के भाई की बहन की बॉडी ऊपर पड़ी है और नीचे आ नहीं सकती, बट किसी ने प्रिपेयर किया हो ऊपर बॉडी देखने जाने के लिए, कोई फैमिली मेम्बर ने? नहीं, कुछ ऐसा नहीं, बिकॉज फैमिली मेम्बर को वहाँ पे ले जाना इज लाइक एंडेंजरिंग देयर लाइफ ऑल्सो, बिकॉज वो तो नो क्लाइंबर वो है। एंडेजरिंग नहीं, मैं नहीं कह रहा कि किसी ने स्पेशली फिर अपने आप को प्रिपेयर किया हो, या कोई किसी के फादर है कि मैं अपने फादर को कम से कम देख लूँ जाके आखिरी बार, इस तरह नहीं, से ऐसा तो मैंने सुना नहीं, बुक्स में भी पढ़ा नहीं। बुक्स में भी हो सकता है जो हमने मिस किया हो, गूगल सर्च करेंगे तो क्या पता मिल जाए। हाँ, कि किसी ने जाके जस्ट बिकॉज की लास्ट राइट्स नहीं हो पाए तो हाँ, हो सकता नीचे है, नहीं आ हो सकता, तो हम लोग, क्योंकि आप ऑब्वियसली बॉडीज प्रिजर्व ही रहती है ऊपर। तभी नीचे ना एक मंदिर सा है वहाँ पे लिखा होता है, उनकी फोटो लगाई हुई है। अच्छा। और रेस्ट ऑन एवरेस्ट लिखा होता है उसके रेस्ट ऊपर। ऑन एवरेस्ट। यस, हाँ, बस इतना ही होता है। रेस्ट इन पीस तो है ही है, बट रेस्ट ऑन एवरेस्ट, और ये बड़ी बात है देखा बट जाए आई वुड से कि अगर कोई जनूनी ही एवरेस्ट चढ़ेगा और अगर उसकी चढ़ते चढ़ते डेथ हो जाती है, आई गेस कि आई एम श्योर कि वो बंदा पीस में ही होगा कि चलो Yes, yes, कि obviously मेरे को कह अपना सकते सपना पूरा करते हुए ही कह सकते हैं, यानी अपने टारगेट की तरफ जाते हुए डेथ हुई तो टारगेट की तरफ जाती हुई डेथ हुई, क्योंकि डेथ्स आई थिंक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। और यही मैं जानना चाहता था कि बिकॉज अपने ही दोस्त की डेथ होते देखना एक एक्सपीडिशन पे, वो बहुत सेटबैक लगता होगा। और वो डेथ भी ऐसी नहीं कि अचानक मर गया। हाँ। वो वहाँ रहता है, धीरे 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 उसका ठंडा होता है, सांसें जाती हैं, एंड देन ही डाइज एंड यू हैव टू लीव हिम देयर ओनली, यू कांट ब्रिंग हिम बैक। कोशिश तो होती है पर वो चल नहीं पाता, आप उसको उठा नहीं सकते ना। और आप चल रहे हो यू नोइंग कि भाई मुझे आगे जाना है, मैं नहीं रह सकता तेरे साथ, उसको छोड़ के ही जाना पड़ता। बिल्कुल, ये बड़ा ही इमोशनल लगता है, इमोशनल लगता है, होता भी, बट यू हैव टू टेक दैट डिसीजन, नहीं तो आप भी रह नहीं तो आप भी खत्म हो जाओगे। यस यस। एंड एक और चीज़ है, आपने देखा होगा माउंटेनियरिंग में जब भी क्लाइंब करते हैं तो हम रोप अप होके चलते हैं। हर आदमी के बीच में एक रस्सी होती है, एक दूसरे को बांध के चलते हैं ताकि कोई क्रेवास में गिर जाए तो दूसरा खींच ले। आपने देखना, अगर आप थोड़ा भी ट्रैकिंग या माउंटेनियरिंग का शौक है तो जब आप एवरेस्ट को सबमिट करते हैं, लास्ट अटेम्प्ट जब 8300 मीटर के ऊपर आप करते हैं फाइनल सबमिट अटेम्प्ट, एवरीबडी फॉर हिमसेल्फ हो जाता है, वो रस्सी हट जाती है। मैं आपसे नहीं जुड़ा, वो उससे नहीं जुड़ा हुआ है, सब अपना अपना जाएगा तो एक जाएगा, वो टीम को खराब नहीं करेगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब डिफिकल्ट सिचुएशन आप अपने हाथ में हैं, अपने हाथ में, नोबडी इज हेल्पिंग यू देयर। बिल्कुल बिल्कुल। कभी आपने मतलब क्लाइंब के दौरान आपने कभी कुछ सुपर नेचुरल या कोई ऐसी एंटिटी या कोई ऐसी पावर फील करी कभी, कुछ की कोई और है इंसान के अलावा? समटाइम्स होता है, ऐसे लगता है। कई बार ऐसे था कि क्लाइंब कर रहे थे, मैं दो ही थे मेरे साथ, मेरे जो को क्लाइंबर्स थे, राकेश होता था मेरे साथ में, विकास होता था, हम तीन की टीम फर्स्ट टाइम क्लाइंब की थी। वी आर द फर्स्ट सबमिटर्स फ्रॉम इंडियन नेवी, हमारी टीम थी। द सेकंड टीम केम नेक्स्ट डे विद 2 पीपल, वी हैड आवर लीडर एंड एक मरीन कमांडो थे, अभिषेक अंकन, वो थे साथ में। तो जब कई बार क्लाइंब करते हुए लगता था यार, यानी वी आर डिस्कसिंग क्या हो रहा, क्या हम चढ़ पाएंगे,
तो कई बार बिल्कुल भी थकान नहीं होती थी, फिर लाइक यार क्या हो, ऐसा लग रहा है कोई धक्का मार के चला है हमारे को, इसलिए होता नहीं है थोड़ा सा पुश के चल 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 ये चल, इट वाज सो ऑब्वियस कि यार हमें थकान ही नहीं हो रही। कई बार लगता था यार बैंड बज गई 4 कदम नहीं चले जा रहे हैं, एंड इट वाज आई डोंट नो, मेरा जो फ्रेंड था साथ में क्लाइंबर, तो वो कहता था यार सर कुछ तो है, देवी देवता पक्का होते होंगे यहाँ पे, हमें फील होता था, और हल्का सा ना मन में वो आता भी था, गूज बम्प्स होते भी थे यार, somebody is there, somebody is watching us and somebody is helping us। फिर उस टाइम आप सुपरस्टिशियस हो जाते हैं कि कुछ गड़बड़ होगी तो इट इज somebody, some supernatural power that is helping you, if he removes the help you are gone। तो भाई दैट टाइम जब हालत ख़राब होती तब भगवान सबको याद आता है, हमें भी आते थे और हमें लगता था इट इज़ देयर। आई डोंट नो व्हाट इट वाज। नहीं, कई बार हम लोग ये भी कहानियां सुनते ना कि जो लोग ऊपर मर गए हैं, डेथ्स हो गई है, हाँ, उनकी आत्माएं हेल्प वो करती दिखते हैं लोगों को। एग्जैक्टली सुना था, हाँ, तो पर समहाउ मैंने तो ऐसा नोटिस नहीं किया, कि बिकॉज वो लोग, जैसे आपने मुझे अभी बताया कि वो लोग जैसे कई बारी खाना मांग रहा है, कोई पानी मांग रहा है, कोई इस तरह से। ये हमने काफ़ी लोगों से सुना। हाँ, हाँ। हमारे से लोग क्लाइंबर्स थे दूसरे कंट्रीज, वो बोलते थे वी हर्ड दिस नॉइज, लाइक खाना मांगने वाली, वहाँ पे ना खाने के लिए टिन यूज़ करते, वो कॉल इट मेस टिन, वो उसकी आवाज़ आ रही है, ऐसी चीज़ें हैं। बट आई बिलीव एट दैट ऑल्टीट्यूड हेलुसिनेशन स्टार्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ लो ऑक्सीजन। तो साइंटिफिक रीज़न तो हम देते हैं ना, क्योंकि हम अब क्या करें, साइंसदान हैं, करते हैं। बिल्कुल साइंटिफिक बात तो है, बट यू नेवर नो, जिस चीज़ का हमें पता नहीं है उसको हम ऐसे नहीं बोल सकते नहीं होता है करके। वो तो एक अलग लोक मैं बोलूँगा, जैसे एक पाताल लोक है, वो एक जो हमें पता ही नहीं, हम उसको नकारना तो नहीं बनता है ना। इट मे बी देयर दैट आई डोंट नो। क्योंकि मैंने भी ऐसे सुना हुआ है कि कई हॉन्टेड ऐसे बीच में लोगों ने, कोई प्यास से मरा है, कोई खाने से मरा है, तो वो मांग रहा होता है। ये सुना है। अब वो हेलुसिनेशन है कि सच है, वो तो हमने भी सुना था, लोग बताते हैं, वहीं पे बताते हैं, और उसको सुन के ना, लोगों की कहानी सुन के हैरानी नहीं होती, डर लगता था। डर लगता था यार क्या सच में होता है, कल को कहीं मैं ही ना मांग रहा हूँ। बट ये तो होगा ना, बिकॉज वो सारा एक्सपेडिशन ही एक जीवन और मौत के बीच का एग्जैक्टली आप एक सफर तय कर रहे हो, और उसमें तो कुछ there is only black and white, there is no gray area for that, either you are alive or you are dead। तो इसमें फिर जीना मरना और वो दोनों एस्पेक्ट्स और डायमेंशंस आएंगी, तो उसमें अब हाल्यूसिनेशन है कि सच्चाई है, बट आई गेस कि इतने नेचर में हर एक चीज़ समाती है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो जहाँ जीव जंतु है ऊपर जा रहे हो, और वहाँ पे आत्माएं और मरे हुए लोग भी हैं, क्योंकि आप स्पेस में तो उनके ही जा रहे हो। बिल्कुल हो सकता है, अगर इसको ऐसे मैं बिल्कुल नकारता नहीं हूँ, जबकि मैं मानता नहीं हूँ, पर मैं इसको मना भी नहीं कर सकता। हाँ। इसी से मतलब मिलता जुलता हम सियाचिन पे मैं वापस आना चाहूँगा, बिकॉज सियाचिन इज ऑल्सो अ वेरी डिफिकल्ट टेरेन, दैट्स द हाईएस्ट बैटल ग्राउंड इन द वर्ल्ड। और आई एम वेरी प्राउड कि हमारी इंडियन आर्मी इतने सालों से उस पोजीशन को होल्ड करके बैठी हुई है, एंड पाकिस्तान के नाको चने चुपाए हुए हैं ना, दांतों नीचे, और वो इट्स अ वेरी प्राउड थिंग फॉर अस। एंड वो -56 एवरीथिंग फ्रीजेज, और वहाँ पे सारा हैबिटेट खोना और सारा जो भी इन्वायरमेंट है, इट इज सो डिफिकल्ट। आपने वहाँ पे भी वो प्रैक्टिस करी, उसको क्लाइम किया। तो उसमें भी सेम टीम गई थी कि नेवी की जो ऊपर समिट? इट वाज द सेम टीम। वो ट्रेनिंग में हम शॉर्टलिस्ट हो गए थे, तो वही टीम 15 लोगों की टीम वहाँ पे भी वही प्रैक्टिस कर रहे थे। तो उसमें से अल्टीमेटली 5 पीपल क्लाइम्ड। अच्छा, 5 पीपल आउट ऑफ 15, द फाइनल शॉर्टलिस्ट में 5 क्लाइम्ड। 5 climbed and you were one of them? Yes, I was the first of them, in fact. Wow. So Siachen, the Siachen climb करना और Mount Everest, which one is difficult and or easy? Why? And उसके obviously Mount Everest was more difficult, tougher, more risky because altitude है, वो 8000 मीटर के ऊपर है। हाँ। तो that's the problem. And Siachen is Siachen की हाइट तो कम है, that is around 5500 meters की हाइट में बेस कैंप है। Okay. Yes. Siachen is more difficult because of the geographical, वो एक साइड पाकिस्तान सारा थोड़ा सा। अच्छा, obviously the Mount Everest is very difficult and technical. Technical also. One mistake and you are gone. Yes. And actually you forget your mistake, वो प्रॉब्लम है वहाँ पे। हेलुसिनेशन ऐसी होती हैं कि आप भूल जाते हो आप कुछ गलत कर रहे हो। तो सियाचिन में पूरा वाइट होता है, और अभी हम लोग बात कर रहे थे
अबाउट द येटी, आप कुछ बता रहे थे कि आप महसूस हुआ या कुछ देखा किसी ने? हाँ हाँ, नहीं एक्चुअली वो हमें सियाचिन का तो पता नहीं, माउंट एवरेस्ट बेस कैंप के आसपास में फीलिंग आती थी। अच्छा, तो जैसे कुछ माउंट भी, एवरेस्ट में कि सियाचिन में? नहीं नहीं, माउंट एवरेस्ट, और नो माउंट दैट्स में? तिब्बत, तिब्बत अच्छा part। अच्छा अच्छा। बोलते हैं ना तिब्बत में, बिकॉज येटी, टू बी वेरी येती। ऑनेस्ट, एज अ किड, एज अ चाइल्ड, सब लोग बहुत क्यूरियस होते हैं येटी के Yes, बारे में, yes, सुना हुआ है हाँ कि हमने देयर भी इज सुना था, हमने भी पढ़ा था। हाँ और वहाँ जाके लगा कि इन माहौल में होता है। तो जैसे हमारे को क्लाइंबर्स होते थे, एनी पैच यू सी लगता था यार ये उसके पैर का निशान है क्या। अच्छा, पैर के निशान होते थे? अरे पता नहीं वो थे नहीं थे। नहीं मतलब मतलब वो लगता था वो जानवर भी हो सकता है? आपको लगता नहीं, कई बार होते जानवर भी ना हो, ऐसी स्नो रोल करके गिरा हो दो चार, कई बार स्नो, कई पत्थर बार भी लोग रोल करके गया हो। स्नो लेपर्ड के पॉज के नहीं निशान वो को। तो एक्चुअली काफ़ी छोटे होते हैं, अच्छा, जो हमें इतने बड़े बड़े निशान मिलते, लगता था यार ओह। भाई वही तो नहीं था। सो क्योंकि येटी आपको वही एक बोलते हैं कि एक इंसान है, एक पता नहीं, शायद भेड़िए के उसमें, जो शायद कि बहुत सालों से, सदियों से स्नो स्नो कवर्ड माउंटेन्स में घूम रहा है और कई हिम, लोगों को दिखा भी यस, है। हिम मानव बोलते हैं, हिम मानव, और यस। आर्मी ने भी कई बारी आर्मी हाँ के क्लेम किया, दे हैव क्लेम सीन इट, किया है कि दे हैव यस सीन हिम। यस। तो कई बार, और माउंट एवरेस्ट क्लाइम करते हैं एक्सपीडिशंस वाले, उन्होंने भी क्लेम किया है। यस दे क्लेम। सो आपने देखा नहीं है, बट आपने उसका पाव देखा है अब कह नहीं सकते हैं, कि उसका था निशान कि देखे नहीं हैं, वो मैं बता रहा हूँ, ऑल्टीट्यूड में दिमाग कहीं और ही चलना शुरू हो जाता है। था। हाँ, तो कन्फ्यूजन हो सकती है। आई डोंट डिनाई कि नहीं होता होगा, बट आई रियली कांट से। वाह। बट वो फीलिंग तो आती है कि feeling अगले मोड़ पे दिखेगा। हाँ, वो बार बार डर तो लगा रहता था। कि दिख सकता है। यस, व्हाट इफ कि दिख जाए? व्हाट इफ दिख जाओ तब क्या होगा, फील होती थी। अमेजिंग। हम यानी भालू से ज़्यादा येती से डरते थे वहाँ पे। भालू तो फिर भी होते हैं, बट ब्राउन बेयर्स आर देयर। बिल्कुल बिल्कुल। बट लगता है वो तो जानवर है। अब ये तो जो सुपर नेचुरल चीज़ से पता ही नहीं है ना, पता ही नहीं डर है। तो लगता है। बट इन चीज़ों का महसूस और इन चीज़ों का एहसास हमेशा रहता है, एहसास एहसास है जो आपको डराता है एक्चुअली। क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी जो आपने देखा नहीं है। अनएक्सपेक्टेड कुछ भी हो Yes, सकता है, yes, क्योंकि वैसे ही yes, आप अगेंस्ट द नेचर ही यस सब कुछ कर रहे हो। एग्जैक्टली। मुझे ये बताओ कि खाने पीने का कैसे, क्या सिस्टम होता है व्हेन यू आर क्लाइंबिंग अप सच अ। उस ऑल्टीट्यूड में मोस्टली खाना इज रेडीमेड। एंड अगर हम ब्रांडिंग की बात ना करें तो मैगी सब जगह चलती है। अच्छा, मैगी ऊपर? उस टाइम में मैगी तभी भी चलती थी, मैगी अभी भी चलती है। 2 मिनट वाली मैगी? आप मनाली जाओ, रोहतांग पास जाओ, या माउंट एवरेस्ट बेस कैंप जाओ, कम वक्त वो मैगी सब जगह मिलती थी। एंड मैगी आप वहाँ पे उसको 10 मिनट लग जाते थे पकने में, बिकॉज प्रेशर ऑल्टीट्यूड का इफेक्ट होता है। तो मैगी इज दी नहीं, हमें अच्छा लगता था तो मैगी। अदरवाइज बहुत सारे यानी फास्ट तो नहीं, यानी रेडी टू कुक मील्स होते थे, फ्रोजन मील्स होते थे जिसको गर्म करके खा लो। एंड देयर आर वैरायटी ऑफ देम। दैट टाइम थोड़ा कम होते थे, अब तो बहुत ज़्यादा है। रेडी टू ईट, जैसे रेडी टू ईट, पानी में डाला, उबाला एंड इट्स रेडी। बट मैगी इज द रियल मैजिक। ये सुन के अच्छा लगा कि यस यस मैगी खाओ और माउंट एवरेस्ट क्लाइम करो। एनीवेयर मैगी इज द बेस्ट। ग्लोबल। हाँ, इसमें कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैगी फिर भी अच्छी है। जो चीज़ जब आप मर रहे हो भूख से, आपको कोई मिल जाए, वो अच्छी चीज़ ही होती है। यस यस एग्जैक्टली, वो अच्छी चीज़ ही होती है। सो डॉक्टर वाइकिंग भानु, हम आते हैं अब आपके अदर साइड ऑफ द लाइफ, सर्जन साइड पे। एग्जैक्टली। लोग बोलते हैं भाई आप डॉक्टर भी हैं। हाँ, सबको शक होता है जब उस टाइम की बात थी। डॉक्टर भी है, और फिर वो पहले माउंट एवरेस्ट की बात होती है, फिर डॉक्टर की भी बात होती है, हाँ, फिर कमांडेंट भी है। मेरी एक्चुअली इंट्रोडक्शन ही माउंट एवरेस्ट से होती है। लोग भूल जाते हैं भाई मैं डॉक्टर भी हूँ। मैं बोलता हूँ मैं डॉक्टर हूँ यार। बिल्कुल, हाँ, मैं भी भूल गया पहले था हूँ। बात करते हुए, यस बिकॉज माउंट एवरेस्ट इतना एक्साइटिंग टॉपिक है। एक्साइटिंग टॉपिक है। अगर कुछ और माउंट एवरेस्ट में ऐड करना चाहते हो तो यू कैन ऐड, कि कुछ अगर मैं भूल रहा हूँ या कुछ अच्छा, नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, बट माउंट एवरेस्ट लाइक 8000 मीटर पीक्स में आता है। 14 है हमारे देश में। हाँ, नॉट देश, दुनिया में। हमारे देश में एक भी नहीं है। हाँ, 14,000 मीटर पीक मोस्टली नेपाल के पास ही है ये, हाँ। तिब्बत के पास है। तो क्लाइंबिंग इज नॉट लाइक कि मैं कुछ ग्रेट तो काम माउंट किया है। एवरेस्ट इज द हाईएस्ट, और कौन कौन से हैं हाईएस्ट? माउंट एवरेस्ट इज हाईएस्ट, फिर उसके बाद माउंट केटू आता है, फिर कंचनजंगा आता है, एंड ऐसे ऐसे गिनती करते करते 14 हैं। 14 से आता है, ये सब हैं। बट क्लाइंबिंग ऐसा है कि इट्स द टेस्ट ऑफ योर एंड्योरेंस एक्चुअली। आपका डिसिप्लिन मैटर करता है, एंड्योरेंस मैटर करता है, आप सोचते हैं कि सब मैटर करता है। ये सब चीज़ें इकट्ठी होंगी तभी आप क्लाइंब कर सकते हैं। आप एक अच्छे क्लाइंबर है तो इसका ये मतलब नहीं आप माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर लेंगे, बिल्कुल। है ना। दैट्स इमोशन बहुत ज़्यादा आता है उसमें।
सो मुझे एक बात Strong बताइए होने कि चाहिए जैसे यू क्लाइम्ड इन 2004, मेरा एक क्वेश्चन है कि आजकल आई एम सीइंग कि बहुत लोग क्लाइम कर रहे हैं या बेस कैंप तक जा रहे हैं, Yes, तो yes, yes. व्हाई दिस इन्फ्लक्स ऑफ मोर क्लाइंबर्स, और इज इट बिकॉज ऑफ मोर कंपनीज जो ये करवा रही है? यस एग्जैक्टली, बहुत सारी कंपनीज है वो करते हैं हम आपको क्लाइम करवाएंगे, हाँ, हाँ। एक आदमी उसके साथ 4 बंदे लगा देंगे, किसी तरह किसी हाइट में पहुंचा दो, लॉट्स ऑफ मनी इज इन्वॉल्व इन हाँ, इट, हाँ, ये होता है ना। तो इंश्योरेंस कंपनीज भी इन्वॉल्व हैं इसमें, ओके, स्पॉन्सर्स आ गए हैं। स्पॉन्सर्स भी आ गए हैं। इट्स अ ब्रांड वैल्यू, मोर ऑफ इट इज़ अ ब्रांडिंग, अच्छा, वो चलता है एक्चुअली। तो इसलिए एंड सोशल मीडिया तो है ही है, सोशल मीडिया में डालो मैंने माउंट एवरेस्ट चढ़ा है, ऑब्वियसली आपकी ब्रांड वैल्यू ऊपर चली जाएगी, हाँ। होता ही है ना। सो डू यू थिंक इट इज़ लाइक सेफ कि इतने लोग जा रहे हैं, अगर ये कमर्शलाइज ज़्यादा हो गया नहीं है नहीं, कि? एक्चुअली ये कमर्शलाइज नहीं होना चाहिए। माउंट एवरेस्ट या ऑल द माउंटेन्स आर गेटिंग डर्टी, हाँ, स्पेशली बिकॉज ऑफ प्लास्टिक्स। लॉट्स ऑफ पीपल, उनको सिर्फ अपने चढ़ने की होती है कि मैं किस तरह कर लूँ, सारा गंदगी फैला देते हैं। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप लोग ट्रैकिंग करें, एक्सपीडिशन भी करें, तो प्लीज़ गंदगी ना फैलाएं, अपना कचरा साथ लेके आएँ, चाहे वो आपका मन का कचरा हो, चाहे वो आपके थैले में कचरा हो, साथ ही लेके उसको आए। वापस लेके आइए। मन वाला चाहे ऊपर फेंक दो, और दूसरा प्लास्टिक दूसरा वाला कचरा साथ लेके आइए। पक्का वापस लेके आइए। हाँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उसके साथ हमारी, इकोलॉजी, इकोसिस्टम सारा खराब होना शुरू क्योंकि हो वो ऊपर से सारा नदियों में आएगा, नदियों के थ्रू yes, हमारे फूड में आएगा। यस, एंड वहाँ की जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम है वो सारा खराब होना शुरू हो जाता है। बट ये कैसे रुक सकता है? बिकॉज पर्सनली है, मैं मतलब देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग मतलब माउंट एवरेस्ट ऐसे होगा कि जैसे कोई इट्स नॉट अ, क्लाइम करना इज ओके, जाना अटेम्प्टिंग इज ओके, अब कितने भी लोग जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं। वैष्णो माता इतने लोग जाते हैं, पर लोग सफाई से, आराम से, अच्छे से जाते हैं, क्योंकि उनको बताया जाता है कि ढंग से चलो। इधर रेगुलेशन नहीं है, तो वही है, आप कितने भी जाओ, मना थोड़ी, माउंट एवरेस्ट मना थोड़ी कर रहा है कि आप लोग ऊपर मत आओ, जाओ सारे होके आओ, लेकिन यार वहाँ गंदगी मत फैलाओ और उसकी सैंक्टिटी को मेंटेन करो। बिल्कुल दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सैनिटी मेंटेन होनी चाहिए, और जो इन्वायरमेंट है उस पर कोई हार्म नहीं होना चाहिए। यस, जाने में कोई बुरा नहीं है। कोई बुराई नहीं, हाँ, मना करना भी नहीं चाहिए वैसे। सो आपके हिसाब से कोई आम इंसान, आम लड़का, आम लड़की प्रिपेयर करे और माउंट एवरेस्ट जा सकता है? 100% जी, तैयारी करो तो आप क्या नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। एनी राइट वेज, एनी राइट इंस्टीट्यूट्स और कंपनीज जिसके थ्रू आप अगर किसी को, नहीं, अब कंपनी किस तरह जाना चाहिए? कंपनीज तो ऐसा है कि आप गूगल में सर्च करेंगे, यू विल गेट लॉट्स ऑफ कंपनीज जो आपको यानी ट्रेन कर सकती आपने जस्ट पैसा देना है, दे विल ट्रेन यू, यू हैव टू फाइंड टाइम, ओके, दैट इज इजीली डन। बाकी इंडिया में माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट्स है, निम उत्तरकाशी, WHMI है, वहाँ पे अटल बिहारी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट मनाली है। ये 3-4 इंस्टीट्यूट है जो फॉर्मली ट्रेन करते हैं आपको क्लाइंब करने के लिए, बट यू हैव टू स्पेंड सम टाइम, एंड आपको अपने बॉडी को देखना है कि क्या आप क्लाइंब कर पाओगे। ऐसे नहीं कि मैंने जाना है, आपकी बॉडी भी अकॉर्डिंगली डिजाइंड होनी चाहिए कि आप उसको एंड्योर कर सकें और आप क्लाइंब कर सकें तभी, अदरवाइज इट इज़ वेरी रिस्की। इट इज़ रिस्की, यस यस, इट इज़ रिस्की। शौक के चक्कर में जान मत गवाइएगा। बिल्कुल। सो डॉक्टर वाइकिंग ने एज अ सर्जन कमांडर नेवी में सर्व किया, माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया, यस, और फिर आपने वॉलंटियर रिटायरमेंट ली। या वॉलंटरी रिटायरमेंट एट 13 years ऑफ सर्विस। 13 ईयर ऑफ सर्विस हो गई। शॉर्ट सर्विस कमीशन कैसे? नहीं, मैं परमानेंट कमीशन ऑफिसर, परमानेंट कमीशन। उसके बाद ये कॉलिंग आपकी एज अ सर्जन फिर से वापस आई, और आपको लगा कि मुझे अपने घर जाके अपने लोगों की, अपने स्टेट की, कह सकते हैं कि सेवा करनी चाहिए एज अ सर्जन। फिर आप ये न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ सर्जरी आपने इंट्रोड्यूस करी, लैप्रोस्कोपी। नहीं, इंट्रोड्यूस तो नहीं की, बट उन हिल्स में मैं लेके गया। उन हिल्स में तो मुझे बताइए उसके बारे में, क्या कैसे आपने ये स्टार्ट किया? नहीं, एक्चुअली आई वाज ट्रेंड इनफ, FMC फौज ने मुझे काफ़ी सिखा दिया था, मैं काफ़ी अच्छा सर्जरी कर लगता था, यानी लकीली हाथ चलते थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इंटीरियर्स में जहाँ का मैं हूँ वहाँ पे मैं जाके सर्व करूँ, वहाँ के लोगों की हेल्प करूँ। इंटीरियर्स मतलब लेमैन में कुल्लू मनाली इंटीरियर्स, कुल्लू मनाली और उसके ऊपर जितना भी ऊपर के या रूरल एरिया जहाँ पे, क्योंकि दैट टाइम 10-12 years बैक लैप्रोस्कोपी सिर्फ चंडीगढ़ जैसे बड़े शहरों में ही होती थी, या तो शिमला कैपिटल्स में ही जाना है। अच्छा, तो वहाँ के लोगों को यहाँ तक आना थोड़ा मुश्किल होता था, एंड दैट टाइम चलन था कि चीरे वाला ऑपरेशन, जो आप चीड़ फाड़ वाला ऑपरेशन कहते हैं, रिकवरी इज़ वेरी स्लो इन दैट। अच्छा, एंड लैप्रोस्कोपी उतना अवेलेबल नहीं था, एक्सपर्टाइज में नहीं था लोगों के पास में, क्योंकि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स कम थे। तो आई वेंट देयर, स्टार्टेड हॉस्पिटल। वन बाय वन चलते हैं। लैप्रोस्कोपी
का मतलब ये टेक्नोलॉजी है एंड आप एज अ डॉक्टर यस पेशेंट को ट्रीट करते हैं थ्रू लेप्रोस्कोपी। या सर्जरी जो ऑपरेशन सर्जरी, होता है, हाँ। ऑपरेशन तो जैसे कि लेमैन के लिए कि अगर कोई सर्जरी बोलो कि गॉल ब्लैडर स्टोन पे गॉल किडनी समथिंग ब्लैडर, एल्स। हाँ, गॉल ब्लैडर स्टोन की सर्जरी है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं और गॉल ब्लैडर में स्टोन रिमूव करने के लिए सर्जरी करते हैं, बट एज अ लेप्रोस्कोपिक सर्जन आप उसको रोबोटिक लेप्रोस्कोपी से रिमूव कर देते हैं इन लेस टाइम। नहीं, इसमें भी ना ऐसा है कि लैप्रोस्कोपी है, इट्स लैप्रोस्कोपी इज लाइक ईटिंग फूड विद चॉपस्टिक्स, ओके, है ना। आप चम्मच से खा सकते हैं, आप चॉपस्टिक से खा सकते हैं। तो लैप्रोस्कोपी आप देखा होगा, हम उसमें पेट में 3 छोटे छोटे छेद करते हैं, उसी से डिसेक्शन करते हैं और उससे उस पित्त की थैली को, हर्निया को, बच्चेदानी को, यूट्रस को निकालते हैं। तो ये एक प्रोसीजर होता है जिसको लैप्रोस्कोपी बोलते हैं। ओके। एंड इसको इंटीरियर्स में करना इसलिए थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ पे सेटअप नहीं होता है, इक्विपमेंट इज़ कॉस्टली। तो इसको हमने वहाँ पे अवेलेबल कराया और हमने इसकी कॉस्ट कटिंग बहुत सारी की सो दैट लोगों के ये सर्जरी काम आ सके। एंड इट वाज सेड दैट कि ओनली द अफोर्डिंग पीपल कैन, ओनली द रिच पीपल कैन, या। हाँ। बट मेरा ये मानना था कि जो गरीब आदमी है उसको ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि उसने अगले दिन काम पे जाना, नहीं तो उसकी दिहाड़ी रुक जाती है। अच्छा। अमीर आदमी तो क्या ऑपरेशन कराए महीना भी रेस्ट कर ले, इट्स ओके। बट एक गरीब आदमी का ऑपरेशन होता है, वो महीना रेस्ट करेगा तो उसकी पूरी फैमिली, खानदान सफ़र कर जाता है। तो लैप्रोस्कोपी ऑपरेशन करके अगले दिन वो फिर से अपना ठेला लगा सकता है। अच्छा, दैट वाज माय विजन। सो मतलब कि लैप्रोस्कोपी इज काइंड ऑफ लेस पेनफुल, यस, क्विक रिकवरी, quick recovery, and also economical. या नॉट इकोनॉमिकल बट वी हैव मेड इट इकोनॉमिकल। You have made it economical. Yes. ये आपका मिशन था ये मेरा मिशन था कि एंड वी आर कंटिन्यूइंग इन इट। हाँ, तो आपने स्टार्ट किया अपने हॉस्पिटल, सबसे पहला हॉस्पिटल कुल्लू में, कुल्लू में, या डॉक्टर भानु हॉस्पिटल्स, या भानु हॉस्पिटल, भानु हॉस्पिटल कुल्लू में है, और दूसरा नाउ देन वी एडेड आफ्टर 5 years एट मंडी, मंडी में डॉक्टर भानु के हॉस्पिटल। भानु हॉस्पिटल। देन वी स्टार्टेड इन चंडीगढ़। चंडीगढ़ में थोड़ा छोटा सेटअप है, वी हैव जस्ट एंटर्ड चंडीगढ़ एंड स्टार्टेड देयर। अच्छा, एंड ओनली लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज? नो, एक्चुअली माय वाइफ इज एन आई सर्जन, तो वी आर डूइंग कैटरैक्ट सर्जरी। अच्छा, फेको जो लेजर वाले ऑपरेशन लोग बोलते हैं ना, दैट वी आर डूइंग इन कुल्लू इंटीरियर्स में। ओके। अब तो काफ़ी लोग कर रहे हैं बट वी वर दी पायनियर सॉर्ट ऑफ ओवर देयर डूइंग एडवांस सर्जरीज। अब हम उसमें हमने ट्रेनिंग शुरू कर दिया बिकॉज 90% ऑफ द सर्जन्स आर नॉट वेल वर्स विद लैप्रोस्कोपी। तो वो हमने सोचा कि अब हम ट्रेनिंग शुरू करेंगे। सो दैट्स व्हाई दिस लैप्रोस्कोपी लांसर्स केम इन। लैप्रोस्कोपिक लांसर्स आपकी कंपनी है? यस। और बेसिकली जो मैं समझ रहा हूँ कि आप लैप्रोस्कोपी टेक्नोलॉजी को रूरल इंडिया तक लेके जा रहे हैं आप, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, बिकॉज जो गांव में उधर और स्पेशली पहाड़ों में जो बिल्कुल रूरल गांव में बैठे जिनके पास सड़क भी नहीं है, तो वो अपने लोकल डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल्स में आ जाते हैं। यस, और उनके साथ आपका टाई अप है? या नहीं, नॉट एक्चुअली लोकल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिकॉज दैट्स अ गवर्नमेंट सेटअप। दैट्स अ गवर्नमेंट, आई मीन प्राइवेट। हाँ, अटैच विद द प्राइवेट हॉस्पिटल एंड दिस आयुष्मान भारत योजना जो चलेगी, आपने सुना हुआ हेल्थ का, तो वी यूज दैट आयुष्मान भारत योजना टू ट्रीट पीपल बिकॉज उससे पैसा कम होता है लेकिन थोड़ा बहुत पैसा आता है गवर्नमेंट से। अच्छा, आयुष्मान भारत के थ्रू आप इसके ट्रीट करते हैं? यस, आयुष्मान भारत के थ्रू ट्रीट करते हैं बिकॉज जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसके लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी। So you think आयुष्मान भारत is a good scheme? That's a very good scheme. Is it is it any good? मतलब it is effective? Yeah, it is very effective. जिन स्टेट में ये एक्टिव है, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ एक स्टेट्स में ना ये फुली एक्टिव नहीं है। द रीजंस कैन बी एनी, बट कई जगह एक्टिव नहीं है ये। अच्छा, हिमाचल में ठीक है? हिमाचल में एक्टिव है ये। ओके, उसके थ्रू फिर आप पेशेंट्स को यस ट्रीट कर रहे हैं? यानी रीजनेबल रेट में ट्रीटमेंट होती है और समटाइम्स इट्स फ्री आल्सो। ओके, सो इसमें लैप्रोस्कोपी में आप टीच भी कर रहे हैं? And you are getting your doctors all over the world are coming? Yes, we have a YouTube channel on it, laparoscopy lancers करके हैं, उसमें मैं दिखाता हूँ ऑपरेशन कैसे किए जाते हैं। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप। बिकॉज मान लो कोई नीचे तमिलनाडु में बैठा है या नॉर्थ ईस्ट में बैठा है, तो उनको यहाँ आना बहुत मुश्किल होता है। दे हैव टू लीव देयर जॉब एंड कम फॉर 5-7 days अंडर अस, तो दे कैन सी द स्टेप्स ऑन यूट्यूब ऑल्सो। एंड उसमें शायद दुनिया में एक हमारा ही चैनल जिसमें हम एग्जैक्टली दिखाते हैं कि ऑपरेशन के स्टेप्स कैसे किए जाते हैं, और जिसको थोड़ा बहुत ऑपरेशन आता है वो एक्सेल कर जाता है उसको उसमें। अच्छा,
Okay. So it is definitely a enhancer Yeah. in skill. Yes. We skills. give the skills जिसको But थोड़ा one बहुत has आता to be a doctor. है. Yeah, one has to be a surgeon of course, a Surgeon of course, laparoscopic हाँ. surgeon जिसको थोड़ा बहुत But आता हो. because ये मैं बोल दूँ कि लोग YouTube से नहीं देख के YouTube देख के हाँ, ऑपरेशन नहीं करना. ऐसे नहीं कि YouTube देखा और अपेंडिक्स का ऑपरेशन है जी, ऐसे लोग हैं इस दुनिया में. ऐसे हैं, बिल्कुल ऐसे हैं. लोग हैं दुनिया में. हाँ, but- ऐसे डॉक्टर्स भी, सर्जन्स Yes, भी है जो yes. जो कैंची भी छोड़ देते हैं पेट के अंदर. नहीं surgery वो तो करने के शायद time गप ही होती है, ऐसा नहीं होता है. ऐसा नहीं होता? वो सिर्फ गप है कि कैंची छूट गई, ऐसा नहीं होता बट मैंने देखा है, है. कई बार गॉज होता है, mop टाल होता देखा है. अंदर मैंने. नहीं, टावल मॉप वो कई बार रह सकता है, कई बार कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी हो, इतना अंदर मैस हो रहा हो, Coins perforations देखे हो. मैंने. नहीं कॉइन्स नहीं रहते. अब कॉइन्स कैसे होगा? कॉइन्स नहीं होता. कॉइन्स मतलब कि Swallow करते हैं किए और वो पूरे निकले नहीं, स्टमक में वो कुछ रह गए अंदर. सो वो हो सकता है. दैट डिपेंड्स एट द टाइम ऑफ सर्जरी कितनी प्रॉब्लम्स रही होंगी. क्या पता पेशेंट यानी वो बेहोशी सस्टेन ही नहीं कर पा रहा हो, अच्छा. एंड यू हैव टू लीव द सर्जरी इन मिडल ऑफ इट एंड पेशेंट को जिंदा रखना नहीं, जरूरी मैं तो है. जस्ट ये बात कर रहा हूँ कि कुछ भी हो सकता है. होने को तो होने कुछ को भी तो हो इस सकता देश है, में कुछ भी हो सकता ऐसे भी मैंने केसेस सुने हैं. देश में नहीं, दुनिया में. दुनिया में सब जगह होता है. बिकॉज कोई यूट्यूब से देख के आपका चैनल सर्जरी करना ना शुरू हो जाए. नहीं ऐसा Because- नहीं होना चाहिए. because कोई you- देख भी रहा हो तो प्लीज ना करें. बिकॉज यू आर मेकिंग इट साउंड वेरी इजी कि लेप्रोस्कोपी से ये हो रहा है. Yes, मैं इस जगह में काम कर रहा हूँ, बट आपका एक इलस्ट्रियस करियर है. आप फुली ट्रेंड सर्जन हो. एग्जैक्टली. उसके पीछे कितने साल लगे कितने उसको भी साल देखना. है वो जरूरी है जानना. हाँ. और मेरा मकसद यही है आपसे बात करने का इस पे कि कौन कौन सी डिजीज और सर्जरीज है जो ज़्यादातर आप इससे कर रहे हैं. देखो मोस्टली क्या होता है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलनेसेस, जैसे गॉल ब्लैडर इलनेस होगी, अपेंडिक्स होगी, हर्निया होगी, यूट्रस की सर्जरीज होगी, दे कंप्राइज 90% ऑफ ऑपरेशंस डन वर्ल्ड वाइड. अच्छा. तो इसको हम लैप्रोस्कोपी से इन्हीं को एड्रेस करते हैं. ओके. लिवर की भी होती हैं, किडनी हर लेवल की होती हैं, बट जो मासेस है, जो मैक्सिमम है, हम उसको टारगेट करते हैं, हम उसको करते हैं और उसको सिखाते भी हैं. बिकॉज इट्स लाइक जब आप किसी नीट की तैयारी कर रहे होते हैं तो फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल होता है 2 नंबर का, उसके पीछे आप अपना 90% टाइम लगा दो, वो गलत बात है. बाकी जो 98% है वो सफ़र करता है. Yes, तो हम कहते हैं यार इसमें मत जाओ, उस 98% पे पहले फोकस करो, ये आ जाएगा फिर उस पे जाना. तो मेरा ये मानना है कि जो मैक्सिमम सर्जरीज है, मासिव सर्जरीज जो हैं, हम उसको सिखाते भी हैं और करते भी हैं. मासेस मतलब जो मैक्सिमम सर्जरीज, मैक्सिमम सर्विसेज चाहिए एक इंसान को. यस. जो काइंड ऑफ ऑलमोस्ट बड़ी जनरल है. इट्स लाइक जनरल लोगों को प्रॉब्लम आ जाती है. मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, जैसे आप खाना बनाना सीखना चाहते हैं तो आप रोटी बनाना, चावल बनाना, दाल बनाना सीखिए, आपका पेट भर जाएगा और अच्छे से भर जाएगा. अगर आप दाल मखनी बनाने की सोच रहे हो, बटर चिकन बनाने की सोच रहे हो, वो एक अलग चीज़ है. है ना. पहले आप दाल रोटी बनाना तो सीख लीजिए. सो मतलब अगर मैं समझूं डॉक्टर साहब कि लैप्रोस्कोपी की टेक्निक और भी डॉक्टर्स के पास अगर आ जाए. हाँ जी, नहीं करते हैं. मतलब जैसे कि Surgeons आप भी को काम आती कर है. रहे हैं, आप भी एजुकेट कर रहे हैं, आपका इंस्टीट्यूट भी है, यू आर ऑल्सो अ टीचर. यस. बट डोंट यू थिंक कि क्या डायनामिक्स बनेंगे कि ये सर्जरी से एक तो आई बिलीव कि लेस टाइम टेक्स लेस टाइम. यस. इट इज जल्दी हील होता है पेशेंट, फास्टर रिकवरी है. मैं ये भी बोलूँगा कि अगर ज़्यादा इम्प्लीमेंट हो जाएगी ये सर्जरीज तो ये थोड़ा सा इसका इकोनॉमिकल भी हो जाएगी. ज़्यादा क्लिनिक्स खोलेंगे अगर, और उसके बाद थोड़ा पेन फ्री भी है. यस एग्जैक्टली. एंड एक आम इंसान अगले दिन या 2 दिन में काम पे जा सकता है. तो डोंट यू फील कि ये जो बिगर माफियाज ऑफ मेडिकल है. हाँ, नहीं माफिया तो मतलब माफिया नहीं, मतलब मैं कह सकता हूँ कि सॉर्ट ऑफ जो डोमिनेट कर रहे हैं जो इक्विपमेंट्स बनाते हैं. जो मैं कॉर्पोरेट की बात कर रहा हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड गवर्नमेंट. आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉर्पोरेट्स. आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल हु आर इनटू द फार्मा इंडस्ट्री. क्योंकि अगर पेन ही कम होगी तो पेन किलर कम लगेगी. ठीक है. स्टिचेस ही नहीं लग रहे तो स्टिचेस और नीडल, स्टिच, तार, धागा वो भी नहीं लग रहा. और टाइम कम लग रहा है तो हॉस्पिटल का वो जो रूम का रेंट है, हाँ, सब कम. तो ये इकोसिस्टम यस आप तो उसको सही करने जा रहे हैं. कोशिश मैं वही कर रहा हूँ जी. आपको इतना साथ मिल रहा है गवर्नमेंट से या लोगों से या किसी प्राइवेट प्लेयर से? नहीं इसमें साथ, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू गो ऑपोजिट टू द करंट मेडिकल इंडस्ट्री. तो इसमें हर्डल्स तो बहुत हैं, फेस कर रहे हैं,
देखते कैसे, एंड सर्जन्स आर अप्रिशिएटिंग इट, पीपल आर अप्रिशिएटिंग इट, बिग प्लेयर्स अप्रिशिएट ना करें, एटलीस्ट जो बेनिफिशरीज हैं वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो दैट इज वेरी गुड, वी फील। नो बट मैं बोल रहा हूँ कि हमारे ऑनररी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने अप्रिशिएट किया, उन्होंने अप्रिशिएट तो किया दैट इज अ है। बिग थिंग। इससे ज़्यादा आपको यस, नोट यस, रिकग्निशन कौन से ऑर्गेनाइजेशन से यस, मिल सकती है? एग्जैक्टली, लाइक दिस इज द बिगेस्ट स्टैम्प ऑफ यस, रिकग्निशन इन आवर कंट्री। तो यही तो मोटिवेशन है। यही मोटिवेशन है, यस, यस, बट आई होप कि वो रिकग्नाइज करे इस चीज़ को, और यस, बिकॉज नहीं कर रहे हैं, दैट इज वाई वी आर यूजिंग दैट आयुष्मान भारत योजना इन दैट, है ना, दैट इज अ गवर्नमेंट फंडेड स्कीम, तो हम इसको यूज कर रहे हैं। यूज़ कर रहे हैं अब, नहीं बट ये एक मास स्केल पे आना चाहिए। लेकिन ये 4 पैरामीटर्स पे जो मैंने बोला है, हाँ, 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 कि जो आपका ये लैप्रोस्कोपी हेल्प कर रही है पेशेंट को, लेकिन वो मार्केट को, हाँ, मार्केट में इंडस्ट्री प्रॉब्लम कर रही है, को डिस्टर्ब कर देगी ना। डिस्टर्ब कर रही है। वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का वो अरे नहीं, कारोबार है। कहाँ है, हम इतने से हैं, नहीं बिलियन नहीं, वो मिलियंस ऑफ डॉलर का हाँ, तो कारोबार मैं उसमें क्या छेड़ूंगा। सर। वो जो मैंने बोला पॉइंट्स की, इक्विपमेंट्स कम हो जाएंगे, हॉस्पिटल का वो रूम, तब होगा ना, वो तब होगा ना जब मैं लाखों लोगों को सिखा चुका हूँगा। सो सर वो लाखों लोगों को ही सिखाना है ना आपने, टारगेट तो वही है जी। क्योंकि इन एंड ऑफ द डे आपके भी जब आप ओथ लेते हो एज अ डॉक्टर, तो Yes, आपका yes. ओथ में यही होता है हिपोक्रेट्स होती है, यस, कि यू हैव टू हेल्प द ह्यूमन रेस। यस, यस, तो वो उस चीज़ को देखते हुए तो ये होना चाहिए ना, इसमें गरीब लोगों की कितनी नहीं नहीं, ये बिल्कुल वैसे ही मदद है, हो मैं जाएगी। वही कोशिश कर रहा हूँ, एंड इसमें डिफ़िकल्टीज़ भी आती हैं। लोगों को लगता है कि ये इतनी जल्दी इतना फास्ट कर रहे हैं, लेसर इक्विपमेंट से कर रहे हैं, तो देर समथिंग इन्फीरियर कर रहे हैं, हाँ ये सबको फील आता है हाँ, कि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होंगे तभी इतनी फास्ट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जबकि हम ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स देते हैं। वाह, जैसे आप गॉल ब्लैडर सर्जरी की, एक रूटीन गॉल ब्लैडर सर्जरी, तो हमें उसमें 3 से 5 मिनट ही लगते हैं। नॉर्मली इट्स टेक हाफ एन आवर, 1 आवर, 2 आवर्स की सर्जरी होती है। तो ये हम डिफरेंस ला रहे हैं, और मैं ये सिखाता हूँ यार, मैं कर रहा हूँ यार, तुम भी करो, और मेरे तो ओपन प्लेटफॉर्म है, सब लोग सीखो, और बहुत लोग सीख भी रहे हैं। कुछ लोगों का तो मुझे फ़ोन आता है, सर आपकी वीडियो देख देख के हमने लैप्रोस्कोपी करनी शुरू कर दी, और अब हम तो एडवांस लैप्रोस्कोपी भी कर रहे हैं आपकी वीडियो देख के, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वाह वाह वाह। तो इसके लिए किस तरह के इक्विपमेंट्स खरीदने पड़ते हैं एज अ क्लिनिक को? मतलब नहीं, इक्विपमेंट्स कुछ ज़्यादा खास होते नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मे बी आपके पास अगर 10-15 लाख रुपए हैं तो दैट्स ऑल, दैट इज ऑल। वन टाइम नहीं तो इन्वेस्टमेंट। आपको रीफर्बिश्ड भी आता है, यूज्ड भी आता है, अच्छा। बहुत सी चीज़ें। जैसे आप 5 लाख में मर्सिडीज भी मिल जाती है, वो वाली कहानी भी है। हाँ हाँ जी, लेकिन इसको स्किल होनी चाहिए, इसको स्किल इज व्हाट मैटर्स, एंड दैट इज व्हाट वी आर टीचिंग। दैट इज व्हाट यू आर टीचिंग। यस, सामान तो कोई भी खरीद सकता है, ये जिस हम स्टूडियो में बात कर रहे हैं इसको तो कोई भी खरीद सकता है, हाँ लेकिन इसमें आप बैठे हैं तो दैट इज इम्पोर्टेंट, हाँ है ना। तो आपका टैलेंट इम्पोर्टेंट है, नॉट दिस सोफा और नॉट दिस बैकग्राउंड। ओके। सो कोई भी सर्जन अपनी स्किल को इनहेंस कर सकता है ये आपसे, ये सीख के। यस, एंड वी मेक इट सो इजी, क्योंकि एक्चुअली ये इजी है अगर सही तरीके से किया जाए तो। हाँ तो हम वो बस वो तरीका बताते हैं। आप वो कहते हैं ना कि हम फॉर्मूला बताते हैं, बाकी एप्लीकेशंस एंड डेरिवेशंस तो आप खुद कीजिएगा। सर मुझे जितना समझ में आ रहा है, मेरे उतना उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को तो इसको एटलीस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मैसिव स्केल पे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल कर रही है मैसिव स्केल पे कर रही है। पीजीआई में कितने लैप्रोस्कोपिक सर्जन हैं? नहीं, पीजीआई भी कर रहा है, बट कुछ सर्जरी जो बेसिक सर्जरीज है पीजीआई करता है, दे आर डूइंग बिगर सर्जरीज। पीजीआई इज अ रेफरल इंस्टीट्यूट एक्चुअली, वो कैंसर सर्जरीज में ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा, बिकॉज जो कोई नहीं कर रहा है। अच्छा। एज अ प्राइवेट प्लेयर वी कांट डू बिग सर्जरीज, बिकॉज उसमें ना कॉस्ट फैक्टर, पेशेंट का स्टे, एवरीथिंग इंक्रीजेज। और आजकल आदमी लोगों को लगता है कि यार ऑपरेशन हो तो मुझे अगले दिन ठीक होना है। गवर्नमेंट सेटअप का ये है कि नोबडी क्वेश्चंस देम, कर भी नहीं सकता, बिकॉज दे आर ओवरवेल्म्ड। इतने पेशेंट्स हैं वहाँ पे, एक डॉक्टर दिन में 150-150 की ओपीडी देख रहा है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। आप विदेशों में जाएंगे तो 10-5 इतना ही होता है। तो हमारा जो देश का गवर्नमेंट सिस्टम है ओवरवेल्म्ड है, गवर्नमेंट इज ट्राइंग, ओवरलोडेड है। दैट इज व्हाई दे हैव स्टार्टेड दिस आयुष्मान भारत थिंग, कि भाई प्राइवेट वाले भी करेंगे। बट समहाउ इंडिया में गवर्नमेंट सेटअप की तरफ जाने का ट्रेंड है, जिसको हम ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल ये था कि लैप्रोस्कोपी अगर इतनी एफिशिएंट है एंड
हमारा मेडिकल सिस्टम ओवरलोडेड है, तो मैक्सिमम लोगों को ट्रेन किया जाए तो मैक्सिमम लोगों को ट्रेन करेंगे ना कि वो ओवरलोड जो है वो कम समय में लोड खत्म होगा ना, बिकॉज द आउट पेशेंट ज़्यादा हो जाएंगे। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हाँ। बट इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी है ना, सिस्टम थोड़ा स्लो चलता है, गवर्नमेंट सिस्टम कांट बी दैट फास्ट, है ना। नहीं सर, गवर्नमेंट सिस्टम कैन बी दैट फास्ट, बट इफ देयर इज अ विल देयर आर पीपल, देयर इज अ वे, ऑब्वियसली बजट, मैसिव बजट्स होते हाँ, हैं। budgets अब बहुत मैं सफरजन या एम्स दिल्ली चले जाओ, बुरे मतलब बहुत बुरा हाल है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ओवरलोडेड, यस, ओवरलोडेड है। लोग बाहर जमीन पे सो रहे हैं, यस, ठंड में सो रहे हैं, गर्मी में, yes. बिकॉज उनके पास अंदर सर्जरी को नंबर नहीं आया। हाँ, किसी का 1 महीने बाद है, किसी का 2 महीने बाद है, तब तक बीमारी वो खराब हो गांव से जाती आया है। हुआ हिमाचल के किसी बिल्कुल, रूरल दे एरिया आर से वेटिंग आपके, एंड वो इंतजार करते करते मर भी जाते वो आया है वहाँ पे आपके उधर से हाँ, किन्नौर से बद्रीनाथ, आया है। किन्नौर बद्रीनाथ हाँ, साइड से आया हुआ बद्रीनाथ से है, आया है, बरमोड़ से, yes. वो लेटा हुआ है वहाँ पे। हाँ, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि 4 लेप्रोस्कोपी या 10 मशीन्स लगी हो अंदर, आप स्किल्ड डॉक्टर हो, तो छोटी मोटी सर्जरीज जल्दी जल्दी होना शुरू हो जाएगी ना। तो ये विल कौन क्या है जो इसको रोक रहा है? हाँ, अगर ये इसको एक्चुअली मैं बता नहीं सकता हूँ कौन कैसे कर रहा है। हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं। हाँ। उस मशीनरी को एक्चुअली हम तो कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि मैं भी तो उसी सिस्टम से निकल के आया हूँ। मेरे में विल थी कि मैं करूँ गवर्नमेंट सेटअप में, समटाइम्स इट इज़ डिफिकल्ट टू मूव थिंग्स एंड नहीं, प्राइवेट आप शायद सेटअप में बोल नहीं पा रहे, मैं बोल देता हूँ कि मे बी आपको ऐसा लग रहा है या मुझे ऐसा लग रहा है कि सिस्टम्स में कई बारी स्लो चीज़ें ही चल रही होती है, तो वो सिस्टम को सूट करता है, बिकॉज देयर इज़ मोर कैपेसिटी एंड मोर चांस ऑफ, मतलब दे आर मोर लूप होल्स फॉर थिंग्स टू बी मैनेज इन अ डिफरेंट वे। हाँ, ये भी हो सकता चीज़ें अगर जल्दी और ठीक तरह से होनी शुरू हो जाती है कई बारी, तो वो सिस्टम में कुछ लोगों को वो तकलीफ होती है। आप ये मतलब ये कह सकते हैं, ये भी आप कह सकते कि देयर हैं, इज हाँ, ये भी मिस है। मैनेजमेंट कम होएगी ना फिर। हाँ जी, हाँ जी, अगर हाँ जी, चीज़ें जल्दी चलेगी, सही चलेगी, Yes, तो मिस exactly, मैनेजमेंट का जल्दी चांस कम हो जाता है। हाँ, चांस कम हो जाता Slow है। और चीज़ें- वो हो सकता है कुछ लोगों को रास ना आए वो। स्लो चीज़ें, पड़ी हुई फाइल्स, हाँ जी, हाँ जी, पड़ी हुई किताबें, पड़ी धूल जमी हुई, वो उसमें कैपेसिटी और पोटेंशियल ज़्यादा होती है हाँ जी, हाँ जी, टू प्ले अराउंड विद द फंड्स। ऑब्वियसली वो हो सकता है, तो उस बारे में तो मैं कमेंट करना नहीं नहीं, चाहूंगा। आप ना करिए, वो दैट इज मैं- एक्चुअली वेरी सेंसिटिव इशू। वो मैं बोल देता हूँ, मुझे तो किसी चीज़ का आई कैन स्पीक इट, आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यस यस तो यस, मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि is true. ठीक है आप नहीं बोल सकते, बट मुझे ये सेंसिटिव चीज़ है कि बिकॉज कोई जब किसी को मेडिकल वो चाहिए होती है, तो उसमें उन लोगों का कई बारी सब कुछ बिक जाता है। हाँ, ये तो है, जमीनें बिक जाती हैं छोटे शहर इलाज के के लोगों लिए, का बिल्कुल। पूरा घर, ज़मीनें बिक जाती हैं। हाँ, गिरवी रखना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है। या सिटी वाले के लिए तो कुछ नहीं है, जस्ट सर्जरी, बट वो चीज़ें Yes, बहुत yes, बिल्कुल। आप उस स्पेस को कैटर कर रहे हैं, इसलिए मैं ये बात कर यस, रहा हूँ। उस स्पेस को कैटर कर रहे हैं, बिकॉज गवर्नमेंट का ही हेल्प लेके आयुष्मान भारत हेल्प हाँ, ले रहे हैं। आयुष्मान को Yes. चंडीगढ़ तो चलो आपने सेटअप किया, वो आप तो चंडीगढ़ भरे शहर में तो आप पैसा और रेवेन्यू कमाने आए हो कि वो मैं फिर ऑब्वियसली आगे करते हैं। हमने एक भानु चैरिटेबल ट्रस्ट भी इनकॉर्पोरेट किया है 6 महीना पहले, तो इसके तहत में अंडर हम फ्री ऑपरेशंस भी कर रहे हैं ज़रूरतमंदों का। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि आयुष्मान भारत कार्ड बहुत लोगों का बना हुआ है, कुछ लोगों का नहीं भी है, कुछ लोगों के पेपर वर्क ही पूरे नहीं हो पाते, उनको पता ही नहीं होता है ना, ऐसा अपने देश में है ही है। तो हमें दिख जाता है कि यार गरीब आदमी ही नीड्स, तो इट्स आवर स्किल्स ओनली दैट इज़ रिक्वायर्ड। मैं उस लैप्रोस्कोप सेट से फ्री में सर्जरी करूं या मैं पैसे लेके सर्जरी करूं, अल्टीमेटली इट्स माय स्किल्स। लता मंगेशकर चाहे तो वो फ्री में भी स्टेज शोज करती थी, चाहे तो करोड़ों रुपए भी ले सकती थी। इट्स ऑल दिस स्किल्स। तो हम उस स्किल्स को भानु चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत कर रहे हैं, एंड वी आर डूइंग हंड्रेड्स ऑफ सर्जरीज, फ्री सर्जरीज। या वेरी गुड, वेरी दैट वी हैव स्टार्टेड। ठीक है, ये एटलीस्ट यू आर डूइंग योर बिट। यस, सो और बिट बाय बिट ही, बूंद बूंद से समुंदर भरता है। यस, वी आर ट्राइंग। लैप्रोस्कोपी हम कर रहे हैं, इसमें हम लोग आई की कैटरैक्ट सर्जरीज कर रहे हैं और बहुत सारी कर रहे हैं। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वो माउंट एवरेस्ट का समिट या और यहाँ ऑपरेशन थिएटर में एज अ सर्जन, इसमें कॉमन क्या है, और आपको लगता है कि ये बहुत इंस्टिंक्ट बेस दोनों काम है, कि उधर भी आपकी एक इंस्टिंक्ट है और यहाँ पे भी आपकी इंस्टिंक्ट बता रही है आपको कुछ इस तरह का? मुझे बताइए कि इन दोनों का लिंक, इन दोनों का कुछ लिंक है कि
वो भी एक आइसोलेटेड जॉब है, ये भी एक आइसोलेटेड जॉब है। तो आपको कुछ कभी महसूस हुआ है कि इसमें कोई लिंक है? माउंट एवरेस्ट और सर्जन जो ये कर रहे हैं ना, इनमें 100% लिंक है। दैट इज़ वाया माई अंतरात्मा। हाँ। वहाँ पे जो चैलेंजेस फेस किए थे, उसके लिए जो एंड्योरेंस था, मेंटल सेटअप था, वो जो क्रिएट किया था, सर्जरी में भी वो सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। बस ओनली द बैटल फील्ड चेंजेस। उस बैटल फील्ड में हम कुछ और करते थे, प्रॉब्लम कुछ और थी, लेकिन इन द एंड मेरे माइंड में जो चल रहा होता है वो सेम है। तो इस बैटल फील्ड में इट इज़ मोर डिफिकल्ट इन दिस बैटल फील्ड, बिकॉज माउंट एवरेस्ट में तो मेरी एंड्योरेंस मैटर करती थी, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ही करना है। सर्जरी में जो हम कर रहे हैं उसका रिजल्ट पेशेंट पे भी डिपेंड करता है। नॉट एवरी पेशेंट इज अलाइक। जैसे सबका ब्लड ग्रुप अलग होता है, वैसे ही पेशेंट की हीलिंग कैपेसिटी भी सबकी अलग होती है। यू गिव योर बेस्ट, आप अंतड़ियों को बहुत अच्छे से जोड़ देते हैं, और कई बार 100 में से एक आध का तो चिपकती नहीं है, क्योंकि उसके बीच में जो फेविक्विक लगा रहा है वो तो भगवान लगाएगा, हम तो सिर्फ दो चीज़ों को जोड़ सकते हैं। तो दैट इज़ द डिफरेंस इन माउंट एवरेस्ट एंड सर्जरी। सर्जरी इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज कंफाउंडिंग फैक्टर जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, वो पेशेंट होता है। मैं कितना भी अच्छा करूं, इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट। नहीं, इन दोनों चीज़ों में कभी अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ सुनी? जैसे माउंट एवरेस्ट में भी कई बार अपने आप से ही बात करके आवाज़ सुननी पड़ती है कि राइट जाओ, लेफ्ट जाओ, सीधा जाओ, पीछे जाओ। और सर्जरी में भी कई बार ऐसे महसूस होता है कि ये काटू, ये जोड़ू। एग्जैक्टली, सही कह कोई रहे हैं आप। आवाज़ आती है? अंतरात्मा की आवाज़ 100% कभी ऐसा आती लगता है कि ये मेरी आवाज़ है कि कोई मुझे बता रहा है? बिल्कुल ऐसा होता है। जैसे कई बार डिफिकल्ट सर्जरीज में हम होते हैं, अटके होते हैं। हाँ। तो कौन सा टिश्यू मैं डिसेक्शन कहाँ से करूँ, हाँ, कौन सी चीज़ को पहले काटूँ। इट्स लाइक फिल्मों में होता है ना, हाँ, बॉम्ब डिफ्यूज वो करना लाल है, तार के ब्लू लाल तार। काटूं, हरा काटूं, लाल काटूं, हरा काटूं। इट्स नॉट लाइक दैट कि मन से लाल काट दिया तो बॉम्ब डिफ्यूज हो गया। इधर वो गेम नहीं है, बिकॉज यहाँ पे वो ऑन रियल हो रहा है। बट उसके पीछे जो हमने इतनी सारी ट्रेनिंग की है ना, दैट टाइम वो सारी किताबें, सारी सिचुएशन, सारी एक्सपीरियंसेस एक साथ आनी शुरू हो जाती हैं। आउट ऑफ दैट एक्सपीरियंस, द ओकेजन दैट वी हैव सीन, उन सबको मिला के तब डिसाइड होता है कि लाल काटूं कि हरी काटूं। अगर ये सब आपका सही एक्सपीरियंसेस सही है, तभी वो सही तार कटती है, नहीं तो धमाका तो कभी भी हो सकता है। एंड किस्मत अभी तक ऐसी रही है कि यानी 99.9% टाइम धमाका नहीं हुआ है। गुड रिजल्ट रहा है। यस यस। एंड यही मैं आगे लोगों को सिखाना चाहता हूँ कि जो चीज़ हमने 20 साल में सीखा, हम तुम्हें चाहेंगे यार तुम उसको 6 महीने में सीख लो, बिकॉज चीज़ें अब फास्ट हो रही है ना, दे शुड लर्न। अब 20 साल आप सीखने में लगा दोगे यार, फिर क्या फ़ायदा हो, ह्यूमैनिटी का तो कोई हेल्प हुआ नहीं। तो दैट इज़ आवर एम एट लैप्रोस्कोपी लांसर्स कि हम आपको जल्दी से जल्दी वो सिखाएंगे जिसको सीखने में हमें 20 साल लग गए। ऐसे ही होना चाहिए शायद। तो आपके हॉस्पिटल्स में अच्छा रिस्पांस है वहाँ पे? काफ़ी पेशेंट्स? यस बिल्कुल। उधर हिमाचल में? यस, वो यानी नाम से आते हैं, वेट करते हैं। हफ्ते में मैं एक दिन कुल्लू जाता हूँ, हफ्ते में एक दिन मंडी जाता हूँ। पेशेंट्स आर वेटिंग जो नाम से आते हैं, बिकॉज लैप्रोस्कोपी तो सब कर रहे हैं, पर एक अच्छी लैप्रोस्कोपी वाली बात है ना। अच्छा, वो इम्पोर्टेंट है। डिफरेंस आ जाता है। जैसे रोटी तो सब बनाते हैं, रोटी तो मैं भी बना सकता हूँ, कम वक्त गोल बनती नहीं है, पर पेट भरने लायक तो बना लेता हूँ ना। तो वैसा काम चलाओ काम नहीं करना है। म्यूजिक कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है लाइफ में? म्यूजिक एक्चुअली लाइफ इज़ अ म्यूजिक। लाइफ इज अ म्यूजिक। हाँ पक्का 100%। यानी मन में ऐसा चलता है, कोई ना कोई धुन चली रहती है। जैसे आजकल सैयारा की धुन चली हुई है। हाँ। तो ऑपरेशन थिएटर में हम लोग एक लाइट म्यूजिक हमेशा प्ले करते हैं, कहते हैं उससे माइंड सूद होता है, और हमने फील किया वो सच में होता है, स्पेशली पेशेंट का भी और हमारा भी। ये की होल रेवोल्यूशन कुछ यस आया था? हाँ, जो चल रहा है। की होल रेवोल्यूशन क्या है? की होल सर्जरी इट्स लाइक, पहले पेट में मान लो आपने हर्निया का ऑपरेशन करना है या बच्चेदानी निकालनी है, तो देयर इज अ बिग काट के दरवाज़ा खोल के अंदर घुस के उसको ऑपरेट करके निकालते थे। की होल क्या है, यानी जहाँ पे आपकी चाबी घुस सके, बस उसी साइज़ के छोटे छोटे 3 या 4 छेद करते हैं, उन्हीं से सारा का सारा काम करते हैं, सारा ऑपरेशन उन्हीं से हो जाता है। तो इसको की होल सर्जरी कहते हैं, और इसको आजकल मिनिमल एक्सेस सर्जरी भी कहते हैं, इसको लैप्रोस्कोपिक सर्जरी भी कहते हैं। तो इससे ह्यूमैनिटी का बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ है, और यही चीज़ हम लैप्रोस्कोपी लांसर्स में सिखाते हैं। मैं आपको एक आर्टिस्ट बोलूँगा कि दिस इज एन आर्ट एक्चुअली। यू आर अ सर्जिकल आर्टिस्ट। या मैं पेंटिंग भी बहुत अच्छा करता था। मैं स्कूल में फर्स्ट आया था पेंटिंग में। कुछ लोग कहते हैं जिसका वहाँ आपका हाथ अच्छा चलता है तो इधर भी चलता होगा।
द आर्ट ऑन टेक्स्ट बुक, मतलब आपका एक द आर्ट ओवर टेक्स्ट बुक, आपका एक कोट है, एक बड़ा प्यारा कोट है हाँ कि वी डोंट टीच सर्जरी बट वी टीच द आर्ट ऑफ लेप्रोस्कोपी सर्जरी। या एक्चुअली सो बिकॉज यू आर एन आर्टिस्ट, यू लव पेंटिंग, सो आपने इसको यस, इसको हमने आर्ट से जोड़ दिया है। आर्ट से जोड़ दिया है। आप हिंदी में कहो तो हाथ की सफाई, मैजिक, कार्ड, ताश के पत्ते होते हैं ना, हाँ। एक जादूगर ताश के पत्तों के साथ क्या क्या कर लेता है, ऐसा लगता है ताश के पत्ते चिपके हुए हैं। बस यही हम सिखाते हैं, द मैजिक ऑफ लैप्रोस्कोपी फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी। सो ये बेसिकली आप कह रहे हो कि आपका आर्टिस्ट भी इसमें हेल्प करता है यस 100%। टू बिकॉज इतना बारीकी का काम है यस यस, इसमें। वेरी ट्रू। जब डॉक्टर अब्दुल कलाम जी से आप मिले थे, हाँ जी, तो आपकी उनसे बातचीत हुई? हाँ जी, आप मिले? यस बिल्कुल, और मुझे बहुत अच्छा लगा। उनके बारे में कुछ बताइए, बिकॉज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, जिन्होंने इंडियन मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलप की थी। आई गॉट अ चांस टू मीट हिम। जब मैं उनसे मिला, मुझे लगा यार सच अ ग्रेट मैन। और आप देखेंगे आमने सामने जब हुए, ही वॉज अ शॉर्ट जेंटलमैन, लॉन्ग हेयर्स, बिल्कुल ठंडे पतले हाथ। एंड आई थॉट कि यानी ये इतने ग्रेट आदमी, मुझे उनसे हाथ मिला के ऐसे लग रहा था यार आज तो मैं धन्य हो गया। बस वो फीलिंग आई थी कि धन्य हो गया। इट वाज सच अ ग्रेट थिंग, सच अ बिग मैन। क्या शब्द थे उनके सबसे पहले, क्या बोला उन्होंने? कुछ बोला आपसे? एक्चुअली वो जब आए वहाँ पे तो ही वाज लाइक, वो कौन, हु इज द डॉक्टर हु इज क्लाइम्ब द माउंट एवरेस्ट, हु इज द डॉक्टर हु इज क्लाइम्ब माउंट एवरेस्ट, एंड ही केम टू मी, टुवर्ड्स मी, एंड आई वाज सो एक्साइटेड कि यार उनको भी लगता था कि यार डॉक्टर माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ सकते हैं क्या। दैट वाज द फीलिंग दैट आई गॉट। एंड देखिए, एंड डॉक्टर्स कैन ऑल्सो डू इट, बिकॉज आर्मी में ना डॉक्टर्स की जो यूनिफॉर्म होती है, उनको जैसे हमारा जो कमांडिंग ऑफिसर होता है वो टाइगर होता है, ओसी होता है वो लेपर्ड होता है, और डॉक्टर को शीप की उपाधि दी जाती है कि वो सबसे पीछे रहेगा। एंड इस माउंट एवरेस्ट थिंग में इट वाज लाइक कि भाई हम लोग भी, यानी डॉक्टर कम्युनिटी कैन ऑल्सो क्रिएट वंडर्स इन द फील्ड ऑफ एडवांस स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स ही होता है ये, एडवांस स्पोर्ट्स। या सो आपको लगता है कि आपकी सर्जन कमांडर इन द नेवी, उसने आपकी पर्सनालिटी को शेप किया इस वे में कि आप 100% आर्मी, देन आप माउंट एवरेस्ट तक क्लाइंब कर सकें? जो आर्म्ड फोर्सेस है, आर्म्ड फोर्सेस मेक्स अ मैन इन यू। ये कोट आपने सुना हो, इट एक्चुअली हैपन्स। अगर मैं आर्म्ड फोर्सेस में नहीं रहा होता तो ये जो आज मैं इतनी सारी चीज़ें कर रहा हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट टू डूइंग लैप्रोस्कोपिक सर्जरी इन द इंटीरियर्स जहाँ पे कोई बैकअप नहीं है, तो ये आर्मी की वजह से ही है। यानी आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन नेवी इज़ ऑब्वियसली अ पार्ट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। आज के यूथ को आप क्या कहना चाहोगे कि अबाउट डिसिप्लिन, एंड अगर कोई माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाह रहा है, आर्म फोर्सेस में जाना चाह रहा है, तो आप, या कोई सर्जन बनना चाह रहा है, तो आप क्या कहना चाहोगे उनको? बिकॉज ये बहुत, माउंट एवरेस्ट एंड फोर्सेस बहुत इंटरेस्टिंग यूथ के लिए है, तो व्हाट वुड यू लाइक टू टेल देम? बिकॉज जो आज का जो यूथ है वो, उनको मेरा ये मैसेज है कि आप लोग जो भी चीज़ परस्यू करो, वेदर इट इज़ एन एडवेंचर थिंग, वेदर इट इज़ स्टडीज़, वेदर इट इज़ ट्राइंग टू गो इनटू अ करियर लाइक IT, जिसमें कि आप बैठे बैठे ही काम करें, या तो बहुत फिजिकल एक्टिविटीज़ लाइक आप एडवेंचर स्पोर्ट्स कर रहे हैं, कोई भी चीज़ हो, डिसिप्लिन इज़ द थिंग दैट मैटर्स। आप डिसिप्लिन रहिए तभी आप कर सकते हैं, एंड उसको आप परसिस्टेंटली करिए। आप रोज़ उसके बारे में सोचिए, और जब तक आपके सपने में यानी नींद नहीं खुल जाती है वो उस थॉट से कि आप क्या करने वाले हैं, तब तक आप उसमें सक्सेसफुल नहीं रहेंगे। मैं जैसे माउंट एवरेस्ट चढ़ता था तो मुझे सपने में भी आता था कि आई एम क्लाइंबिंग। सो दैट लेवल ऑफ डेडिकेशन होनी चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे, फिर चाहे आप कोई भी फील्ड पकड़ लीजिए। कोई ऐसा एक मोमेंट, वेदर इट इज़ फ्रॉम द नेवी और एज अ सर्जन, या फिर क्लाइंब करना माउंट एवरेस्ट का, गूज़बम्स आ जाए सोच के, और उस टाइम पे भी आ गए थे, जो आप भूल नहीं सकते? ऐसा एक कोई माउंट एवरेस्ट की कहानी बताता हूँ। बताइए। वी आर एट अराउंड 8400 मीटर्स। हमने रेस्ट किया थोड़ी देर के लिए, मेरे साथ राकेश था मेरा, एंड जो मेरा को बडी था क्लाइंबिंग के लिए। तो जो रक्सैक है हमने नीचे रखा रेस्ट करने के लिए, एंड कुछ ऐसा था कि जैसे मैंने रक्सैक रखा, आई टर्न्ड अराउंड एंड वो रक्सैक पलट गया, एंड इट स्टार्टेड रोलिंग। उसने 2 पलटे लिए थे, एंड समथिंग केम इनटू द माइंड, मैंने जंप किया और रक्सैक के आगे जाके खड़ा हो गया, एंड इट स्टॉप्ड। एंड उसके नीचे खाई थी,
अब सोचिए यानी वो मोमेंट इट वाज अ यानी अनकॉन्शियस डिसीजन। वो रक्षक नीचे चला जाता, माउंटेनियरिंग ख़त्म, शायद लाइफ भी ख़त्म। जंप मारा था, थोड़ी और आगे होता तो मैं भी ख़त्म, सब ख़त्म। तो दैट वाज अ यानी गूज बम्प्स देने वाली चीज़ थी, जो मुझे आजकल भी अभी भी कभी कभी सपने में आती है कि यार ये मैंने क्या किया, एंड फिर भी बच के आ गए। दैट वाज शेयर लक, एंड जैसे आप कह रहे थे सम सुपर नेचुरल पावर वाज हेल्पिंग मी, अच्छा, ऐसा लगा मुझे तब उस टाइम पे, बिकॉज उस वो टाइम में। खत्म हो जाते हैं। दैट ऑल्टीट्यूड में ऐसा यानी स्टंट करना, स्टंट ही बोलेंगे, दैट टू विदाउट माई कॉन्शियस थिंकिंग। जानवर कितने इंपॉर्टेंट है? जैसे नॉर्मली आप सुनते हो ट्रैक डॉग्स होते हैं, वो आपके साथ चलते हैं। ट्रैक डॉग्स वाली माउंटेनियरिंग इज अ डिफरेंट थिंग। वही माउंट उस लेवल पे कुछ जानवर, बर्ड्स, कुछ नहीं होता। नहीं नहीं, 8,000 मीटर के ऊपर कुछ भी नहीं होता। Like initially- 7,000 तक यू गेट वो कौवे होते हैं, शॉफ बोलते हैं कौवे उनको। होते हैं, पीली बीक वाले कौवे होते हैं, पीली? बस वही होते हैं, या येलो बीक पीक वाले क्रोज। या क्रोज Normally नहीं- शॉफ बोलते हैं। वो उधर ही है। अलग उस हाई ऑल्टीट्यूड में होते हैं। ओके, वो करते हो कौवे की तरह, काहे काहे ही है। पीली चोंच होती है। पीली चोंच होती है उनकी। सो जैसे कि आप वॉक कर रहे हो, अकेले हो, आपको कभी ऐसा किसी जानवर के साथ इंटरेक्शन हुई? नहीं, एक्चुअली लोअर ऑल्टीट्यूड जैसे सियाचिन बेस कैंप वगैरह है, वहाँ तो डॉग्स बहुत सारे डॉग्स होते हैं, एंड दोज डॉग्स आर एक्चुअली वेरी यानी फियरलेस डॉग्स होते हैं। उनसे खतरा भी रहता है, कई बार उन्होंने लोगों को मार भी दिया, ऐसी कहानियाँ भी होती हैं। एक सूबेदार साहब को उन्होंने खा लिया था सियाचिन बेस कैंप में, चार पांच कुत्तों ने मिलके। गद्दी कुत्तों ने? हाँ, गद्दी बोलते हैं, बेसिकली माउंटेन dogs। डॉग्स हैं। गद्दी इसलिए बोलते हैं कि वो गद्दियों के साथ में चलते हैं, वैसा है। तो जानवरों का अगर साथ हो तो बहुत ही अच्छा रहता है। एंड क्रोज आई डोंट थिंक सो कि उनके साथ होने में कोई फायदा अच्छा, होता कोई है। ऐसे जंगली जानवर के साथ कोई इनकाउंटर नहीं 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 नहीं, जंगली जानवर बहुत ही शाय होते हैं। यू विल नॉट गेट अ बेयर आपके सामने आ गया, या स्नो लेपर्ड सामने आ गया, आईबेक्स सामने आ गया, ऐसा नहीं होता है। फेलियर, अगर आप लाइफ में किसी चीज़ को आप अचीव करना आप चाह रहे थे, या अगर ये आप ना कर पाते माउंट एवरेस्ट को, तो आप क्या लाइफ को डिफरेंटली देखते हैं अपनी, कि आप किस तरह से इसको, हाँ एक्चुअली अगर ये फेलियर वर्ड गलत है, कि किस तरह से लेते हैं अगर आप ये ना कर पाते? नहीं, अगर मैं माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ा होता तो एक्चुअली चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हो Different जाती, होती। बिकॉज एक बार माउंट एवरेस्ट का ठप्पा बोलेंगे, स्टैंप लग गया, फर्स्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, तो लोगों को मुझे देखने का नज़रिया बदल गया। हाँ, नाउ दे वर थिंकिंग दैट मैं एक कमाल की चीज़ हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो लिविंग अप टू देयर एक्सपेक्टेशंस, है ना, लिविंग अप टू देयर एक्सपेक्टेशंस ने मुझे और ज़्यादा ग्रूम किया, मुझे नर्चर किया। इस वजह से मैं बहुत सारी चीज़ें कर पाया। सो आप ये लेप्रोस्कोपी को भी आगे ले पाए? यस, बिकॉज लोगों की एक्सपेक्टेशन मेरे ऊपर बढ़ गई और मुझे उस पर खरा उतरने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अभी मैं वही कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आज सोशल मीडिया, आजकल की जनरेशन बहुत मतलब इनटू सोशल मीडिया एंड ना फोन्स एंड एवरीथिंग, सो वो कई बार डिस्ट्रैक्टेड भी हो जाते हैं। तो लाइक आई मीन टू अचीव समथिंग लाइक दैट, आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से मतलब एक आज की जनरेशन सोशल मीडिया को या ऑल दीज सच मान के बैठती है? हाँ, सोशल मीडिया को सच मान के बैठती है। हम मान के बैठती है। और कितना, व्हाट डू यू से, कि कितना इम्पोर्टेंट है कि बाहर जाके रियल चीज़ों को एक्सपीरियंस करना एंड देन उसको मानना, कि कितना के बैठ के जो आप अपने फ़ोन पे देखे जा रहे हो उसको सच मानना? नहीं, एक्चुअली फ़ोन पे ना इट्स अ यूनिवर्स इनसाइड योर फ़ोन। उसमें इतनी सारी नॉलेज वाली चीज़ें हैं कि आपको उसको देखना चाहिए, बट उसमें क्या सच है क्या झूठ है वो एक बहुत मुश्किल चीज़ है। तो आप जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं देखेंगे उन चीज़ों को, तो आपको उसको सच नहीं मानना चाहिए। बिल्कुल। लोग मान लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेडिकल साइंस में ले लो, हमारी फील्ड में लेप्रोस्कोपी में ले लो, कि पित्त की थैले की पथरी, गॉल ब्लैडर स्टोन है। सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग हैं विद मिलियंस ऑफ लाइक्स एंड फॉलोअर्स, वो बोलते हैं हम बस ये गोली खिलाएंगे, हमारी दवाई खाइए और आपकी पित्ते की पथरी गल जाएगी, 100% श्योर, ये रिजल्ट से देखिए ये है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। एंड जिन जिन लोगों ने इन चीज़ के पे विश्वास किया है, हमारे पास केसेस कॉम्प्लिकेट होके ही आते हैं,
क्योंकि जो गॉलब्लैडर स्टोन है वो नहीं गलता है, अदर देन स्लज रेत वगैरह थोड़ी बहुत कम हो जाती है, वो नहीं गलता है। तो सोशल मीडिया के चक्कर में लोग पता नहीं किस किस प्रकार की इलाज करा लेते हैं। नहीं बट ये वही है ना, ये परफॉर्मेंस मार्केटिंग है आजकल, जैसे Exactly. जैसे आजकल मैग्नीशियम बहुत हॉट ट्रेंडिंग चल रहा है, बकथॉन, सी बकथॉन बहुत चल रहा है। हाँ जी, हर साल कोई ना कोई नया सप्लीमेंट आता है ऐसा। ये शुरू स्पिरुलिना से हुआ था। हाँ बताइए, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कि हर साल एक मिनरल या कोई? नहीं, ये ना एक्चुअली मार्केट ड्रिवन भी होता है, यानी कंपनी ड्रिवन भी बोल सकते हैं। सोशल मीडिया में उसको आग लगाने के लिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा रोल है इसमें। तो इसको प्लीज़ टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। आजकल देखा होगा विटामिन D3 सब खाइए। हाँ हाँ हाँ, सब लीजिए विटामिन D 60,000 यूनिट्स खाइए, हफ्ते का खाइए। तो विटामिन D3 की एग्जांपल अगर लें, ये हमारी ह्यूमन बॉडी खुद बनाती है। अगर आपका सन एक्सपोजर अच्छा है तो ऑब्वियसली बॉडी मेक्स इट। अगर आप उसको मुंह से खिलाते रहेंगे, ऑब्वियसली बॉडी उसको बनाना भूल जाती है एंड यू आर डिपेंडेंट। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी पॉइंट ये है कि हर साल मैं एक नया परफॉर्मेंस मार्केटिंग के उससे मैं एक नया मिनरल या विटामिन देखता हूँ, या हाँ जी, हाँ जी। मुझे ऐसा लगता है कि फिर मतलब क्या पिछले साल ये इम्पोर्टेंट नहीं था? कि आज से 2 साल पहले मैग्नीशियम खाना इम्पोर्टेंट नहीं था क्या? अभी पता लगा। अभी पता लगा हाँ जी, कि पोटेशियम खाना, सोडियम खाना कितना इम्पोर्टेंट है, विटामिन डी खाना है तो K2 भी खाना है। तो वो क्या हमें अभी ऐसा ही क्यों होता है कि हमें उसी टाइम पे पता चलता है? इतने सालों से वो इम्पोर्टेंट नहीं था क्या? वही तो सोशल मीडिया आता है, वही तो सोशल मीडिया आता है ना, मार्केटिंग। एग्जैक्टली अब वही सी है। बकथॉन आया, वो लद्दाख की बेरीज है, वो लेबेरी और बहुत हाईली ऑन एंटीऑक्सीडेंट है एंड दिस एंड दैट। तो वही चीजें हैं कि ये सब एक मार्केट, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। मैग्नीशियम की हमें ज़रूरत होती है, यानी इट्स लाइक 30 मिलीकैलोरी चाहिए होता है हमें। सी बकथॉन, विटामिन C चाहिए, सब कुछ चाहिए। नहीं बट वो भी है ना कि राइट डॉक्टर के उससे चाहिए ना कि मैग्नीशियम खाना है, ग्लाइसिनेट खाना है, एग्जैक्टली उसका सॉल्युबल जो भी। आजकल तो यानी ग्लूटाथियोन के इंजेक्शन लगते हैं मैरिज फंक्शंस में भी, ऐसा भी आ गया है। ड्रिप्स लग रही है। मार्केट ड्रिवन है, इसमें कोई यानी कुछ गलत नहीं है, कुछ आदमी का गलत नहीं हो रहा है। एज लॉन्ग एज इट इज़ नॉट हार्मिंग द पीपल, इट इज़ ओके। आई फील इट्स ओके। एंड मार्केट में तो सब चलता है, सब चलता है, as long as it is not harming. Exactly. But what work you are doing, I would say कि I mean sir, it's commendable. अब मुझे भी नहीं पता था लाइप्रोस्कोपी के, सुना हुआ था बट एडवांटेजेस नहीं पता थे कि हाउ इफेक्टिव इट इज़, और ये कितना लोगों की ज़िंदगी बहुत जल्दी चेंज करती है। Yes. एंड और अगर मैंने एज अ पर्सन हु सेइंग इन अ सिटी जिसने इसके बारे में जस्ट सुना हुआ था बट इसके फ़ायदे नहीं पता थे, तो कोई दूर दरार गांव में, छोटे कस्बे में बैठा हुआ, उनको तो क्या पता होगा। बट उनके लिए तो एक इलाज ही है जो आप कर रहे हैं, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इतना आपने इतना मोटिवेट होके और इतनी इंस्पायरिंग जर्नी है आपकी, विच इज़ आई वुड से कि एक क्वाइट, एक साइलेंट, एक मैं बोलूँगा आइसोलेटेड जर्नी है, बस कुछ ऐसे समझिए कि अगर कोई अपने काम में लगे हुए हैं, अपने काम में लगे हुए हो आप, आई मीन आप फंडिंग नहीं ढूंढ रहे, आपके पीछे कोई इक्विटी या कोई वेंचर, कोई कैपिटल नहीं इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहा। कैपिटल और इक्विटी तो तब आएगा ना जब लोगों को समझ में आए क्या है। वही बोल रहा हूँ ना कि बड़े प्लेयर्स को या बड़े मार्केट को ये समझना चाहिए कि इसको बैक करना चाहिए कंपनी को। बट ये ना एक्चुअली प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। अच्छा, ऑब्वियसली प्रॉफिट मेकिंग नहीं तो थोड़ी प्रॉब्लम तो आएगी। प्रॉफिट मेकिंग भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल हो सकता है अगर स्पेशलाइज्ड इसमें इक्विटी प्लेयर्स अगर आए और इसको एक बिजनेस मॉडल बनाए तो ये प्रॉफिटेबल भी है। ये स्केलेबल इतना है बिकॉज इसमें जो इसमें कस्टमर है वो मिलियंस में बिल्कुल तो ये बहुत स्केलेबल है। आई एम श्योर कि इसका भी। मैं डॉक्टर देवी शेट्टी के पॉडकास्ट सुनता हूँ, नारायण हृदयालय उन्होंने चलाया है। दैट्स अ वेरी लो कॉस्ट मॉडल। उन्होंने इतना कुछ फैलाया है गवर्नमेंट फंडिंग वगैरह करा के, एंड ही हैज़ डन अ वंडरफुल जॉब। मैं उनको बिल्कुल फॉलो करता हूँ। बिल्कुल। एंड ही हैज़ बोथ टीयर्स, यानी जो गरीब आदमी है उसको मुफ्त में मिलेगा, जो मर्सिडीज में आ रहा है उसके लिए वो भी है। तो मर्सिडीज वाले का पैसा आप यहाँ लगाते हैं। इट्स जस्ट लाइक अ रॉबिन हुड थिंग, आप कह सकते हैं। बिल्कुल कि वहाँ से चार्ज करके लीड को
हेल्प करना, यस यस, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम बैलेंस कोशिश कर करने सकते हैं, बैलेंस करने वी आर ट्राइंग ऑन दैट आल्सो। आई एम श्योर कि आप गवर्नमेंट भी इसमें और प्राइवेट प्लेयर्स भी आगे कोई ना कोई बैलेंस आप किसी दिन इसमें बना पाएंगे और ये स्केल करेगा, ग्रो करेगा। या थैंक यू, वी आर ट्राइंग ऑन दैट। हाँ जी। हो सकता है आपके इस माध्यम से लोगों को पता लगे। बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई सुन रहा हो वहाँ पर, आई एम श्योर कि ये स्केल किया जा सकता है। कुछ रह गया सर अपना ज़िंदगी में, अगर कोई जैसे माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने के बाद तो क्लाइंबिंग पीक ही नहीं रह जाती, हाँ, उसके बाद नहीं रह जाता या तो उसके बाद तो क्या क्लाइंब करोगे आप? और कुछ ऐसा कोई सपना या कोई ऐसा ड्रीम कि ये करना है? मेरा एक बहुत छोटा सा सपना है, स्पेशली फॉर द फीमेल ऑफ द कम्युनिटी, बिकॉज औरत ही घर चलाती है। अगर औरत फिट है तो सब कुछ सही चलता है। तो जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है, यानी बच्चेदानी की रसौली, ओवरी, कोई भी ऑपरेशन की ज़रूरत हो, तो मेरा एक टैगलाइन मैंने बनाया है कि औरत का पेट किसी भी बीमारी की वजह से खुले ना, यानी उस पर चीरा ना लगे, बिकॉज औरत ही घर चलाती है। शी नीड्स टू बी क्विक, शी नीड्स टू रिकवर वेरी फास्ट, उसे ठीक होना ज़रूरी है। और बहुत सारे डॉक्टर्स का मानना है कि बड़ी बड़ी रसौलियाँ हैं, अंडेदानियों की रसौलियाँ, द फाइब्रॉइड दैट वी कॉल इट, can't be removed laparoscopically, but at laparoscopy lancers we teach you how to take them out with only 3 small holes, ओके, ताकि that lady is fit the next day। तो ये मैं सिखाता हूँ, मेरी YouTube चैनल भी मेरा इस पे, मेरी वेबसाइट भी है laparoscopy lancers के नाम से, and this is possible। तो we are trying to educate the doctor community that it is possible, तभी जनता समझ पाएगी। करेक्ट करेक्ट, दिस इज माई टारगेट, एंड ये टारगेट एक दिन अचीव होगा। ठीक है, डेफिनेटली सर, हम होप करते हैं कि ये अचीव होगा। यस, स्पेशली यू आर वर्किंग इन द मदर एंड चाइल्ड स्फेयर, या वो बिकॉज मैं चाहूँगा कि औरतों का पेट में चीरा ना लगे, चीरा ना लगे, औरतों के पेट में चीरा ना लगे, और घर की अगर औरत स्वस्थ है तो पूरा परिवार स्वस्थ है, और बच्चे भी स्वस्थ है। ये सारा औरत से ही होता है। यस बिल्कुल। चलो सर, जाते जाते एक रैपिड फायर करते हैं आपसे, थोड़ा लाइटर नोट पे। हाँ श्योर श्योर, बहुत सीरियस बातें हो गई और वी आर जस्ट रैपिंग अप। तो कुछ मेरे पास सवाल है, उसका वन वर्ड में आंसर, कि एवरेस्ट की ठंड या ऑपरेशन थिएटर का एसी ज़्यादा चिल्ड कौन सा है? थिएटर में बहुत ठंड लगती है। ऑपरेशन थिएटर का एसी ठंडा नहीं करता है जब आपको टेंशन होती है, तो टेम्परेचर 16 डिग्री होता है, लेकिन फिर भी आपको गर्मी लग रही होती है, यार एसी और ठंडा करो, जब हम ऑपरेशन में परेशानी में फंसे होते हैं, बिकॉज देयर अदर्स लाइफ इज इन्वॉल्व। एवरेस्ट में अपनी लाइफ होती है। मतलब ऑपरेशन थिएटर का यस, एसी। गुड, वन वर्ड में आंसर। एक चीज़ जो इंडियन नेवी में सिखाई जो मेडिकल स्कूल ने नहीं सिखाई? डिसिप्लिन, एंड्योरेंस, हाँ, बस दैट्स ऑल। डिसिप्लिन। मेडिकल स्कूल में आपको मेडिसिन सिखाई जाती है, पर डिसिप्लिन और एंड्योरेंस जो है वो फोर्सेस ही सिखा सकता है आपको। एक डॉक्टर सर्जन लेप्रोस्कोपी सर्जरी कर रहा है, उसके पीछे म्यूजिक या नहीं म्यूजिक? 100% म्यूजिक। म्यूजिक ना? यस, तो म्यूजिक सर्जरीज में चल सकता है? 100% चलता है ये तो। चलता है ना? यस, लेकिन स्लो साउंड पे। या ऑब्वियसली आप भांगड़ा थोड़ी डालेंगे वहाँ पे। हाँ वही। अगर आपको एक और डेंजरस एक्सपीडिशन पर जाना हो तो किसके साथ जाएंगे? एक फौजी के साथ या डॉक्टर के साथ? ऑब्वियसली एक फौजी के साथ में। फौजी के डरता साथ नहीं है, डॉक्टर कई बार ना परेशान हो जाता है बेचारा, परेशान हो जाता है मेरे जैसा। मतलब ज़िंदगी का सबसे बड़ा एक हाई पॉइंट अगर रहा हो, किसी की जान बचाई है कि माउंट एवरेस्ट पे जाना? ऑब्वियसली जान बचाना। दूसरे की जान बचाना है। माउंट एवरेस्ट में तो अपनी जान बचा रहे होते हैं। माउंट एवरेस्ट में अपनी जान बचानी। यस। चलो, ये था हमारा छोटा सा वन लाइनर्स। सो यस सर, सो दैट्स इट। बहुत अच्छा मिला आपसे बात करके, और मैंने पर्सनली भी एक्चुअली में लेप्रोस्कोपी के बारे में जाना। या थैंक यू सो मच। लेप्रोस्कोपी और माउंट एवरेस्ट आपने बहुत अच्छे से इमैल्गमेट कर दिया। आई होप कि लोगों को भी ये सुन के समझ आए, और ये मेडिकल सर्जरीज और मेडिकल इश्यूज हमारे घरों में आम चीज़ है कि किसी बुज़ुर्ग की, किसी पेरेंट की, किसी भाई की, बहन की सर्जरीज होती रहती है। सो आप ये भी इस टेक्नोलॉजी को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। सो हमारा यही था बेसिकली मकसद कि मैंने भी बहुत कुछ सीखा। मुझे भी ये सुना हुआ था, बट मुझे इसकी इफ़ेक्टिवनेस नहीं पता थी, और बिकॉज सर हैज़ अदर लॉरल्स टू हिज लाइफ, सो वो डिस्कस करना माउंट एवरेस्ट भी और साथ में
नेवी भी, इंडियन नेवी के हमने शिप्स के ऊपर, और जब आप सेल कर रहे थे या जब आप सर्व कर रहे थे उस पे हमने थोड़ी कम बात करी है। हाँ, इंडियन नेवी के शिप्स एक्चुअली बहुत ही, यानी मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा, बिकॉज मुझे नोजिया यानी कि उल्टी होती थी, हाँ, है ना, कि शिप्स तो जब आपका डोलती कम था थी। वो सेलिंग वाला? सेलिंग वाज पार्ट वाज देयर, लॉट्स ऑफ इट वाज देयर हाँ। टिल आई बिकेम अ सर्जन। ओके। क्योंकि मैंने नेवी में आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में आके पीजी की और वहीं सर्जन बना हूँ मैं। अभी सबमरीन आपने देखी है सब? यस, सबमरीन। अच्छा, सबमरीन से याद आया, सबमरीन का कुछ बात कर लेते हैं सर। सबमरीन से याद आया, जो हमारा माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन था उसका जो फ्लैग ऑफ सेरेमनी होती है, कि आपको फ्लैग दिया जाता है, डिफेंस मिनिस्टर द्वारा किया था। हाँ, वो सेरेमनी हुई थी हमारी एक सबमरीन के अंदर में, आईएनएस सिंधुराज। INS सिंधुराज, यस, 50 मीटर्स बिलो सी वाटर, बिलो सी सी लेवल। वाटर। हाँ, या वहाँ जाके फ्लैग ऑफ हुआ था। उस सबमरीन को 50 मीटर नीचे ले जाया गया पानी में, वहाँ पे सेरेमनी हुई, देन वी केम अप and then we climbed up Mount Everest. वाओ। So the expedition was named सागर से सागर माथा। नेपाली में सागर माथा बोलते हैं माउंट एवरेस्ट को। वाह वाह। तो that was the experience. सबमरीन का वो आपने पहली बार ही देखी थी? पहली बारी और एक बारी देखी, बिकॉज सबमरीन फोर्सेज आर डिफरेंट, उसके लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा। हाँ, शिप वाली नेवी इज डिफरेंट। हाँ, सील्स बोलते हैं उनको? नहीं, सील्स आर एक्चुअली जो मरीन कमांडोज होते हैं। हाँ, मरीन जो कमांडो। यूएस के मरीन कमांडोज होते हैं उनको नेवी सील्स बोलते हैं। और Just नाम का फर्क हमारे है। मरीन कमांडोज को भी उनका भी कुछ नहीं, उनको मार्कोस बोलते हैं। मार्कोस। यस, एंड दे आर एक्सीलेंट। They are excellent. हाथ पीछे बांध दो ना, फिर भी तैर लेते हैं। फिर भी तैयार लेते हैं। Yes. मार्कोस। यस, हमारी इंडियन नेवी की जो मरीन कमांडोज मरीन कमांडोज है उनको मार्कोस बोलते हैं। मार्कोस बोलते हैं। और फिर सबमरीन का आपका एक एक्सपीरियंस रहा, दैट्स और वहीं से ही आपका फ्लैग ऑफ हुआ था ये पीक Yes, माउंट yes, एवरेस्ट की yes. क्लाइम के लिए। यस, द मिनिस्टर केम टू। यस, द डिफेंस मिनिस्टर दैट टाइम, जॉर्ज फर्नांडिस। ओह, ओके। चलो, ये भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर हो गया आपका सबमरीन का, यस, है ना? हाँ जी, हाँ जी। वेरी नाइस। चलिए सर, थैंक यू सो मच।